तो यार कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खूबसूरत सेट से, जहाँ पर हमें लिटरली मेरे एक बहुत ही खूबसूरत घर को दिखाया जाता है। और उस घर के अंदर कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि अपना एमसी था, जो कि मस्त आराम से कल्टीवेशन किए जा रहा था। आंखें खोलता है और अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम मेंघाव है और मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा स्कॉलर हूँ। जहाँ पर बात करें मेरे पेरेंट्स की, तो जब मैं बच्चा था ना, वो दोनों के दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे और कभी भी वापस नहीं लौटे। तब से मैंने सिर्फ एक फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहाँ पर मुझे किसी की भी जरूरत न पड़े। इसलिए मैं पढ़ा, बहुत पढ़ा, कविताएं सीखी, यहाँ तक कि इंपीरियल एग्जाम की तैयारी में भी लग गया। लेकिन तैयारी करने के लिए चाहिए थे पैसे, अब वो कहाँ से आएगा। इसलिए मैंने अपना पूरा का पूरा घर बेच डाला। जहाँ पर इंपीरियल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए, इसलिए मैंने लोन ले लिया, वो भी हाई इंटरेस्ट के साथ। पर हुआ क्या, 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी जब मेरा रिजल्ट निकला तो मैं भी फेल हो गया। जहाँ पर दिल के टुकड़े झाट नखड़े के कारण मैंने भी फाइनली समझ लिया एग्जाम तो मुझसे घंटा भी नहीं होने वाला। इसलिए मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला कर लिया। पर यहीं पर आती है कहानी में ट्विस्ट। जब मैं अपने घर पे जा रहा था ना, तब मुझे पहाड़ों के नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। और जब मैं वहां पर जाकर देखा तब क्या पता चला कि लिटरली में यार पहाड़ों के नीचे कोई बंदा फंसा हुआ था। लेकिन 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 असल ट्विस्ट तो अब आती है। अचानक से कुछ तो महसूस होता है कि जैसे पीछे कोई तो है, और जैसे ही पीछे पलटता हूँ ना, तो लिटरली में थी यार थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। लड़की बोलती है कि सुनो, तुम्हें टैलेंट है, अगर तुम सच्ची में मेरे पीछे आते हो ना तो तुम्हें अपने फ्यूचर बदलने का मौका मिलेगा। तो बोलो क्या बोलते हो, आओगे मेरे पीछे, करोगे हमारे सेट को ज्वाइन? हाँ। और इसी चीज को सुनकर मैंने भी सोचा कि जहाँ मुझसे पढ़ाई लिखाई तो होने रही, और रही बात इंपीरियल एग्जाम की, तो वो भी सिर्फ घंटा नहीं निकल रहा, तो क्यों ना इस लड़की को फॉलो ही करके देख लो। शायद हो सकता है कि फ्यूचर के लिए मेरे रास्ते सच्ची में सिक्योर हो जाए। तभी कुछ दिनों के बाद लंबा रास्ता तय कर फाइनली उस लड़की के सेट तक पहुंचा, जिसका नाम कौशन सेट है। और सिर्फ मैं ही अकेला थोड़ी ना था, 2 और बंदे थे जिसकी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। और अगर सच बोलूं ना तो माँ कसम मेरी भी थोड़ी थोड़ी फटी पड़ी थी, क्योंकि इस तरह के सेक्ट में मैं भी तो पहली बार आ रहा था ना। जहाँ पर सेक्ट के अंदर ट्रेनिंग कर करके फाइनली 4 महीने बीत जाते हैं और मेरा भी लेवल अप हो जाता है क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर। हालांकि मुझे मेरे टैलेंट को देखकर मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता था, लेकिन हाँ इतना तो मैंने जरूर कह दिया था कि मैं बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी कल्टीवेशन लेवल के साथ, हाँ बिल्कुल, मैं कौशन सेट का आउटर सेट डिसेबल बन गया, जिससे मुझे इज्जत तो मिल गई, लेकिन मेरे साथ जितने भी नौकर थे ना, उन सभी की पूरी के पूरी तरीके से जली पड़ी थी। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर एक बंदा अपने एमसी को बताया जा रहा था कि मेरे दोस्त, सबसे पहले इन नौकरों की माँ का जो तुम्हें देखकर जल रहे हैं, समझे। अब जबकि तुम हमारे सेट के डिसेबल बन चुके हो तो तुम्हें रहने के लिए घर मिलेगा, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक खजाना चुनने का मौका भी, जो कि ट्रेजर पवेलियन में मिलेगा। और इसी तरह से अपने एमसी को बहुत सारी चीजें बताता है, जिसको सुनने के बाद वो भी यस बोलता है। बंदा बोलता है कि सुनो, तुम्हारा सीनियर होने के नाते तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे सेट का क्यूआई रिफाइनिंग मैनुअल है ना, ये हमारे सेट में सर्वाइवल का सबसे बेस्ट फंडामेंटल है, समझे। इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी मत भूलना, वरना बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एमसी बोलता है कि थैंक यू मुझे इन सब चीजों को बताने के लिए। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी उस फंडामेंटल वाली बुक को बहुत ही गौर से पढ़े जा रहा था और बोलता है कि सब कुछ तो ठीक समझ में आ गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये एक, साला ये क्या लिखा है, हाँ? और अचानक से जैसे ही सामने देखता है ना, तो लिटरली मेरे साला क्या खूबसूरत जगह थी। और इसी जगह से अपने एमसी को प्रमोट किया जाता है लेबर से आफ्टर से डिसेबल में, जहाँ से उसे रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, ग्रीन रोब्स मिलता है, स्पिरिट टोकन मिलता है, और हाँ स्टोरेज बैग भी, वो भी स्पिरिट टोकन के साथ। और उस बैग को देखकर अपना एमसी इतना क्यूरियस था कि फाइनली उसके अंदर ही झांकने लगता है कि अरे यार आखिर ये क्या है, हाँ साला ये तो अचानक से यहाँ पर अफेयर हो गया। पवेलियन वाला बंदा भी सोचता है कि क्या आखिर ये बंदा है कौन, हाँ? मतलब सच्ची में इसको स्टोरेज बैग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। गजब। तभी बताता है कि बच्चे, तुम्हें बैग को बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, समझे। बस तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करो, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या है और तुम उस बैग के अंदर रखना क्या चाहते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसा कि कहा गया था, तुम्हें फाइनली एक टीचर को चुनने का मौका मिलेगा, तो अंदर आओ और अपने टीचर को ढूंढ लो। और वही होता है, उस बंदे की बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना, वो भी फाइनली इस पवेलियन के अंदर आ चुका था। और जैसे ही गौर से देखता है तो सच्चे में यार साला चारों तरफ बहुत सारे खजाने थे। एमसी सोचता है कि बाप रे, आखिर ये की जगह पर आ गया भाई, हाँ? यहाँ पर तो लिटरली में बहुत सारे खजाने हैं, अब कौन सा चुनूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं चुनूं क्या। और चारों तरफ देखते हुए अपने एमसी इतना सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसका ध्यान एक साइड पे रखे हुए मिरर की ओर जाता है कि अब ये बवासीर क्या है। एक मिनट, अगर मैं गौर से सोचूं ना, तो ये ब्रोंज
मिरर मुझे साला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, चलो छू कर देखता हूँ। और ये बोलकर सच्ची में यार उस ब्रोंज मिरर को छू लेता है। फिर क्या, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे आते हुए अपने एमसी को बोले जा रहा था कि गुड, मानना पड़ेगा जूनियर ब्रदर, तुम्हारा टेस्ट तो लिटरली में लाजवाब है, नाइस। और ये सुनकर ऊपर से उस बंदे को आता हुआ देखकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। उधर बंदा भी लैंड करते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो ये जो मिरर है ना, ये मिरर हमारे पवेलियन का मोस्ट मिस्टीरियस ट्रेजर है, समझे। ऐसा कहा जाता है कि इस चीज को पाने के लिए ना सिर्फ तुम्हारे पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, बल्कि ये बोले कि तुम्हारे पास ग्रेट फॉर्चून भी होना चाहिए, तब जाकर तुम ऐसी महान चीज को पाते हो। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो अभी उस बंदे की बातों को सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज था और बोलता है कि भाई माँ कसम खा तो कि तू जो बोल रहा है ना, लिटरली में ये मिरर वही है। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कि इस मिरर को थमा कर तो मुझे भोंकने का प्लान बिठा रहा है। सच बता, कहीं तुम्हारा मकसद यही तो नहीं है ना। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी उस मिरर को अपने एमसी को थमाते हुए बोलता है कि अरे नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ, ये मिरर जो है ना, ये मिरर लिटरली इस पवेलियन का सबसे बड़ा खजाना है, समझे। और नहीं बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, I mean, हम दोनों तो पहली बार मिल रहे हैं ना, तो मैं तुम्हें ठगूंगा क्यों। खैर छोड़ो वो सब। ये जो ब्रोंज मिरर है ना जो कि तुम्हारे हाथों में है, माँ कसम मैं सच बताता हूँ, इस मिरर की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि यह मिरर हेवन से नीचे गिरा था और जैसे ही इस मिरर के बारे में सभी को पता चला था ना, तो साला पूरे का पूरे झाओ किंगडम में एक बहुत ही बड़ी सनसनी फैल गई थी। वो भी किस लिए, सिर्फ इस मिरर को ढूंढने के लिए, क्योंकि हर आदमी जानता था कि इस मिरर को लेने के बाद कोई भी बंदा बड़ी आसानी से हेवन पर चढ़ सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे ही ये मिरर मिला ना, साला किसी बंदे को घंटा भी नहीं पता था कि एक्चुअली में इस मिरर को यूज कैसे करते हैं। एमसी सोचता है कि मतलब सच्ची में किसी बंदे को पता नहीं चला कि इसका यूज कैसे करते हैं। गजब, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये मिरर ट्रेजर के नाम पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा हो। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये जो सीनियर है ना, ये इस चीज को मुझे इतना चुनने में फोर्स क्यों किए जा रहे हैं। और बोलता है कि सीनियर एक बात बताइए। नहीं यार, अब बता ही दीजिए। जब कौशन सेट का पेट्रियाज और सेट ग्रैंड मास्टर इस चीज के बारे में पता नहीं लगा पाए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे जैसे एक और झाट इसके बारे में पता लगा लेगा। हा? बंदा बोलता है कि लो कर दी ना तुमने बहुत ही बड़ी गलती। आखिर तुमसे ये किसने बोल दिया कि वो लोग इसके बारे में पता नहीं लगा पाए। वो लोग इस चीज के बारे में तो पहले ही से जानते हैं कि ये चीज क्या है। बस हुआ ये कि इसके सीक्रेट्स को अनलॉक करने में वो लोग फेल हो गए, समझे। लेकिन सोचो, अब इस मिरर को किसने चुना, तुमने चुना। अगर सच्ची में इस मिरर के राज के बारे में तुमने पता लगा लिया तब क्या होगा। और हाँ, एक और बात बतानी थी, इस मिरर को ऑलरेडी बहुत सारे डिसाइपलों ने पहले ही चुन रखा था ताकि इसके राज के बारे में पता लगा सके। लेकिन कोई भी नहीं, किसी की औकात नहीं थी जो इसके राज के बारे में पता लगा सके। इसलिए तुम्हें भी बताता हूँ, अगर तुम भी इस मिरर के राज के बारे में पता नहीं लगा सके तो तुम वापस इस मिरर को लेकर यहीं पर आना, मैं तुम्हें दूसरा ट्रेजर चुनने का मौका दूंगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि क्या मतलब सच्ची में इस मिरर को ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने चुन रखा था। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मान लो अगर इस मिरर को मैं अपने साथ ले गया तो मैं इस मिरर का पर्दाफाश कर पाऊंगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन क्या, अपने एमसी को सोच ही रहा था तभी वो जो सीनियर था ना, वो उस मिरर को अपने एमसी को थमाता है और एक ही झटके में उड़ाकर उस पवेलियन से बाहर फेंक देता है। जहां पर बात करें अपने एमसी की, तो उसके प्रेशर के झटके से वो भी गुड़कता हुआ पवेलियन के बाहर जाकर फेंकाता है। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी तो पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। अब आते हैं रात में, जहां पर अपना एमसी भी मस्त आराम से अपने कपड़े को पहने जा रहा था कि फाइनली इस कपड़े को पहनने के बाद अब जाकर मैं एक सेट का डिसाइपल लग रहा हूँ। लेकिन अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। कम से कम उन नौकरों वाले कपड़ों से तो लाख गुना अच्छा है। और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से बाहर के साइड किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको अपने एमसी भी नोटिस कर लेता है। और खून, दरवाजे पर खून, जिसको इस तरह से अपने दरवाजे पर लगता हुआ देखकर अपने एमसी की भी पूरी तरीके से फट चुकी थी और पूरा का पूरा डरा भी पड़ा था। तभी सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक डिसाइपल ने फाइनली दूसरे डिसाइपल को मार डाला था और बोलता है कि मैंने इस कमीने को बोला था कि मुझे दे दे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। लेकिन नहीं, इसका गान मस्ती तो देखो, मुझे देने के लिए तैयारी नहीं था, मर गया ना, अब भुगतो। और ये सब चीज अपने एमसी दीवार के उस तरफ बहुत ही गौर से सुने जा रहा था और साला पूरा का पूरा डरा भी पड़ा था। तभी याद आता है कि सीनियर ने सुबह सुबह इस चीज के बारे में भी बताया था कि इस सेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये कहता है कि अगर तुम सबसे पावरफुल हो तो इस सेक्ट में तुम सब कुछ कर सकते हो। किसी को मारना,
काटना, चीजों को लूटना इस सेट के लिए सबसे अहम बात है। यानी कि अगर सिंपल वे में बोलूं ना तो ये पूरा का पूरा सेट ही एक किलिंग जोन है, समझे। एमसी सोचता है कि बाप रे यह मादरचोद में किस दरिंदों के बीच में फंस गया। हा? मुझे तो लगा था कि सीनियर मुझे डराने के लिए बस मजाक करे, लेकिन साला ये तो सच निकले। क्या कर मां कसम, ये सेट तो बहुत ही डेंजरस जगह है। और अचानक से फुल एटीट्यूड में उस मिरर की ओर घूरे जा रहा था। तभी अपना जो एमसी था ना वो भी उस मिरर को उठाते हुए मन ही मन सोचता है कि हालांकि ये सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ जिस टीजर को मैंने चुना हूँ ना, भगवान करे कि ये टीजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकले, वरना इस सेट में मेरी तो एल लग जाएगी। बात बहुत ही सिंपल सी है और इस सेट का फंडामेंटल भी तो यही कहता है कि स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और रही बात कमजोर की तो वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपने एमसी को देखते हुए एक बंदा बोलता है कि वाह, इसका मतलब यही वो लोंडा जो नए नए हमारे आफ्टर सेट का डिसेबल बना है। हाँ बिल्कुल। और क्या तुम्हें पता है ये जो बंदा है ना, ये बंदा टीजर के नाम पर कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि वही टूटा हुआ मिरर चुन लिया है। तीसरा बोलता है मानना पड़ेगा ये कचरा तो लिटरली में अपने जैसा ही कचरा ही चुना है, गजब। एमसी सोचता है कि बाप रे मैं तो यहाँ पर सच्ची में बच गया। मान लो अगर इस आईने को छोड़कर मैं किसी और टीजर को चुना होता तो ये बंदे तो मुझे जान से मार ही डालते। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि मैं तो यहाँ का ऑलरेडी आउटर डिसेबल बन गया ना, तो मेरे पास कोई मास्टर क्यों नहीं है जो मुझे कल्टीवेशन सिखा सके। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मुझे अपनी कल्टीवेशन का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। पर जहाँ तक बात करूँ अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, तो मेरा लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर है, जहाँ पर दूसरे और तीसरे लेवल पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 या 2 साल तो जरूर लगेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल्टीवेशन का रास्ता इतना भी थोड़ी ना आसान होता है। लेवल अप करने के लिए चाहिए पिल्स और उसको खरीदने के लिए चाहिए स्पिरिट स्टोन्स, जो कि मेरे पास अलग घंटा भी नहीं है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि सेट का रूल बहुत ही ज्यादा टेढ़ा है। अगर तुम पावरफुल हो तो तुम बड़ी आसानी से किसी से भी कुछ भी छीन सकते हो, इनफैक्ट सामने वाले बंदे की जान तक भी ले सकते हो। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपने एमसी को बहुत ही जोरों शोरों से एक आवाज आती है कि जल्दी करो, सारे के सारे डिसेबल्स मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आज पिल डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, इसलिए जल्दी से इकट्ठा हो जाओ। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी आउटर डिसेबल थे ना, वो सारे के सारे डिसेबल सेंट्रल स्क्वायर की ओर जाने लगते हैं। एमसी सोचता है क्या पिल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या चीज है। सीन चेंज होता है सेंट्रल हॉल में, जहाँ पर पिल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें लिटरली में 3 बंदों को दिखाया जाता है, जिसको देखकर डिसेबलों के बीच में से एक बंदा बोलता है कि वाह देख रहे हो साले सीनियर सिस्टर तो लिटरली में कुछ ज्यादा खतरनाक है। नाइस। तभी दूसरा, हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, माँ कसम ये लड़की तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और अब जाकर हम उस लड़की सहित बाकी के 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि पिल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और हाँ अगर बात करें इस लड़की की तो ये लड़की सच्ची में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उधर एमसी भी उस लड़की को देखते हुए मन ही मन सोचती है कि वाह मान गया, मतलब सच्ची में ये तो वही कमीनी है ना जो मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए जबरदस्ती उठा कर ले आई। और क्या मोटिवेशन फेंक के मारा था इसने कि अगर तुम्हें अपने फॉर्चून को चेंज करना है तो मेरे साथ मेरे सेट में चलो। आ गया। और जब यहाँ पर आया तब मैंने क्या देखा कि साला दिन दहाड़े कोई भी मारा जा रहा है। और इसी तरह से वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी आपस में ही खुसुर फुसुर किए जा रहे थे। जहाँ पर बात करें पिल डिस्ट्रीब्यूशन वाले बुढ़े की, तो वो भी सबकी बातों को सुनकर पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाता है कि साले तेरी माँ का, सब लोग शांत हो जाओ, समझे। मेरा नाम सेंगवान है और मैं ही हूँ जो आज के दिन तुम सभी के बीच में पिल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यहाँ पर खड़े हर बंदे को आधा स्पिरिट स्टोन और एक स्पिरिट पिल मिलेगी। समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। और ये बोलकर सच्ची में यार वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, उन सारे के सारे डिसेबल को पिल और स्पिरिट स्टोन बांट देता है, जहाँ पर वो चीज अपने मेन कैरेक्टर को भी मिलता है, जिसको देखकर वो भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही अच्छी चीज है यार, गजब। अब देखना इन चीजों को यूज कर मेरा कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड से बढ़ेगा। नाइस। तभी वो बुढ़ा भी एक और पिल को निकालते हुए बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया। ये जो पिल मेरे हाथों में देख रहे हो ना, इसको कहते हैं ड्राई स्पिरिट पिल। ओके, बंदे बोलते हैं क्या ड्राई स्पिरिट पिल, मतलब सच्ची में ये बुढ़ा इस पिल को भी देने के लिए तैयार है। दूसरा बोलता है क्या बात बोल रहे हो, ये पिल तो सच्ची में यार बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि आखिर ये पिल मिलेगी किसको। तीसरा भी लाइक, हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। क्या तुम जानते भी हो यहाँ पर जितने भी पहले के आउटर डिसेबल्स थे वो
वो लोग यार, वो लोग इस पिल को पाए बिना ही मर गए। साला नसीब ही नहीं हुई इन लोगों को। इधर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो तो उस पिल को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है और अपने हाथों में जो पिल था ना उसके बारे में सोचे जा रहा था कि आज घंटा साला किसको फर्क पड़ता है कि वो पिल आखिरकार किसको मिलेगी और किसको नहीं। हा? मैं तो अपने ही रिवॉर्ड के तौर पर मिले गए छोटे मोटे स्पीड स्टोन और छोटे मोटे पिल को लेकर ही बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी बुढ़ा बताता है कि देखो ये जो पिल है ना, ये पिल किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने नए नवेले आउटर डिसाइपल के लिए, समझे। और ये इसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये बंदा लेवल से डायरेक्ट आउटर डिसाइपल में प्रमोट हो गया। इसलिए तुम सभी को बोल देता हूँ, फ्यूचर में चलकर जो भी डिसाइपल इतना मेहनत करेगा उसको ये पिल एक न एक बार जरूर मिलेगा, समझे। लेकिन क्या यहीं पर कहानी में ट्विस्ट, अपने एमसी उसकी बातों को सुनकर पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या, और उस पिल को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं 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 यार नहीं, ये मैं कहाँ फंस गया। और फाइनली अपने एमसी को वो पिल मिल जाता है। लेकिन जैसे ही अपने एमसी अगल बगल देखता है ना, तब जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक्चुअली में चल क्या रहा है। सारे के सारे बंदे उसको घेरे हुए खड़े थे। एक बोलता है कि दे दे वो पिल, मुझे दे दे, ये पिल तुम्हारे कोई भी काम का नहीं है, समझा, मुझे दे दे। दूसरा भी लाइक, अगर तुमने ये पिल हमें नहीं दिया ना तब समझ जाओ तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे, हम मिलकर तुम्हें मौत के घाट उतार डालेंगे। और जी हाँ बिल्कुल इसी तरह से अपने एमसी को लिटरली भी यार वहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे ना, वो सारे के सारे डिसाइपल अपने एमसी को डराए जा रहे थे। अब आते हैं सबसे बड़े पहाड़ की ओर, जहाँ पर एक बुढ़ा बैठा पड़ा था और बड़ी आराम से ये सारा का सारा कांड देखते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा इस बार इस भतीजे सेंगवा ने तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा कर दिया। नहीं बताओ तो आखिर एक कमजोर से डिसाइपल को इस तरह से एक प्रीशियस सा पिल देने का मतलब क्या बनता है? कहीं भतीजा इस लड़के को चोट तो नहीं पहुंचाना चाहता ना। खैर छोड़ो वो सब, जो होगा सो देखा जाएगा। वैसे भी सेट के मामलों में मुझे इंटरफेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर बैठा एक और बुढ़ा बोलता है, अरे छोड़ो यार, तुम्हें तो पता ही है ना कि सेट का रूल कितना तगड़ा है। अगर सच्ची में इस तरह का सिचुएशन उभर रहा है तो उभरने दो, वैसे भी फ्यूचर में चलकर हमारे सेट के लिए ही अच्छा होगा ना। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि अपने हाथ को खड़ा करते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। ये पिल मुझे नहीं चाहिए, बल्कि ये पिल मैं उसको देना चाहूंगा जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, समझे। और अगर वो हेल्प नहीं करती तो आज मैं यहाँ पर जिंदा ही नहीं होता। इसलिए ये पिल मैं सीनियर सिस्टर जू को देना चाहूंगा और किसी को भी नहीं। और अपने एमसी की बातों को सुनकर वो जो लड़की थी ना, वो भी उसकी बातों को सुनकर पूरी के पूरी तरीके से चौंक जाती है। एमसी ग्रीट करते हुए बोलता है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, इसलिए ये पिल आपको देना चाहूंगा, ले लीजिए। उधर बंदे भी ये सब कुछ सुनकर मन ही मन सोचे जा रहे थे कि भाग यार, ये क्या कर दिया इस लोंडे ने। सही बोला, अगर ये पिल इस बंदे के पास होता ना तो हम इसको कभी भी मारकर इससे ये पिल छीन सकते थे। हाँ छीन तो सकते थे, लेकिन किसने सोचा था कि ये चीज लिटरली में इस तरह से खत्म होगा। उधर लड़की भी बुढ़े से पूछती है, तो बताइए अब मैं क्या करूँ? बुढ़ा भी लाइक, क्या करूँ? अरे यार जो मिल रहा है ना उसको रख लो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी उस पिल को रख लेती है, या फिर ये बोले कि अपने एमसी के हाथों से ले लेती है। तभी अपने एमसी से बोलती है कि सुनो, जब सालों पहले मैं एक आउटर डिसाइपल थी ना, तब मेरे पास एक गुफा थी जहाँ पर मैं रहा करती थी और हाँ कल्टीवेशन भी किया करती थी। तो आज से वो गुफा तुम्हारा हुआ। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी उस लड़की की बातों को सुनकर पूरे के पूरे तरीके से खुश था और इन सब चीजों को देखकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी हिले पड़े थे। तभी पहाड़ वाला बुढ़ा बोलता है कि गुड, ये लड़का लिटरली में बहुत ही ज्यादा होशियार है। नाइस 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 नाइस। किसने सोचा था कि सेट के रूल को बाईपास करने के लिए ये लड़का सच में उस पिल को किसी को दे देगा। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद उसी गुफा की ओर, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली आया हुआ था और एक जेड पेंडेंट को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि गजब, यानी कि इस गुफा का चाबी ये जेड है। नाइस। और ये बोलकर फाइनली उस गुफा को खोल देता है, जहाँ पर अपना एमसी भी फाइनली अंदर घुसते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी लिटरली में बहुत ही लाजवाब है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर नहाने के लिए एक स्पिरिट स्प्रिंग भी है। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपना एमसी रात भर भूखी कल्टीवेशन करता है और खुश भी था क्योंकि अपना एमसी सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू जो कर गया था। फिर क्या, उठता है और चुपचाप से अपनी पावर को नापने के लिए बाहर की ओर निकल जाता है और मन ही मन सोचता है कि सच्ची में मुझे तो लगा था कि ये मेरा सच्ची में कोई टीजर है, लेकिन ना, ये तो साला कचरा निकला। कुछ महीनों तक अगर मुझे समझ में नहीं आया ना कि इस मिरर को क्या करना है, तब टीजर पवेलियन में जाकर इस मिरर को किसी और टीजर के साथ बदल दूंगा। हाँ यही करना, यही चीज मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपने एमसी का ध्यान झाड़ियों के बीच में जाता है। उसके बाद वो पहले तो उस मिरर को अपने पॉकेट में रखता है और मन ही मन सोचता है कि गुड, यहाँ पर लिटरली में एक मुर्गा होना चाहिए। अगर सच्ची में मुर्गा हुआ ना तो अपने मोटे दोस्त के लिए दाऊद बनाऊंगा। नाइस। तभी बताया जाता कि अपने एमसी ने जिस मोटू का जिक्र किया था ना, वो एक्चुअली में था कौन। देखो
जब अपने एमसी पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा था तब कोई तो बंदा था जो पहाड़ के नीचे से हेल्प के लिए चिल्लाए जा रहा था। और हाँ, वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि एक मोटा लड़का था। और ये वही मोटा लड़का था जिसके लिए अपने एमसी खाने के जुगाड़ करने के बारे में सोचे जा रहा था। लेकिन नसीब तो देखो, जब लड़की के द्वारा सारे के सारे बंदे सेट में ज्वाइन करवाए गए तब बाकी दोनों को छोड़कर यही दोनों थे जो एक दूसरे का रूम पार्टनर बने थे। जहाँ पर उसके साथ बहुत दिनों तक टाइम बिताने के बाद फाइनली अपने एमसी को पता चल ही जाता कि ये जो मोटू है ना, आई मीन ये लड़का साला बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है। लेकिन हाँ, साला गरीब भी बहुत ही ज्यादा था, खाने के लिए इसके पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। और एक दिन जब मैं क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल फर्स्ट पर पहुंचा तब मुझे क्या पता चला, ये जो मोटका है ना, जब इसे भूख लगती थी तब ये नींद में चलता था और साला टेबल खाता था। इसीलिए आज महाकसम मैं जंगल से कुछ न कुछ तो जरूर पकड़ूंगा और उस मोटके को भर भूखी खिलाऊंगा ताकि उसका पेट भर सके। और ये बोलकर एक बहुत ही लंबी छलांग मारता है और सच्चे में यार फाइनली एक जानवर को पकड़ भी लेता है। और जी हाँ, ये जानवर कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक मुर्गा था। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपने एमसी के शरीर में कुछ तो रिएक्शन होता है जिससे होता ही है उस मुर्गे का पिछवाड़ा जो था ना, लिटरली मेरे ढम से कर पूरा का पूरा फट जाता है और चारों तरफ पिछवाड़े से बहता हुआ खून देकर अपने एमसी की भी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। कि क्या अबे यार, अब ये क्या बकचोदी है? नहीं पता आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे इस मुर्गे की गांड पड़ गई। एक मिनट, अब समझा, कहीं ये सारा का सारा कांड इस आईने के चक्कर में तो नहीं हो रहा ना। और ये बोलकर बहुत ही गौर से वहां पर खड़ा होकर उस आईने को ही देखे जा रहा था। फिर क्या, बहुत ही स्पीड से एक झाड़ियों के बीच में अचानक से लपक पड़ता है और इस बार एक और जानवर था। और इस बार ये जानवर कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक खरगोश था, जहाँ पर इसको भी फाइनली वो मिरर दिखाया जाता है और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उस मुर्गे के साथ हुआ था। इस खरगोश के भी गांड फटती है और ऑन द स्पॉट ये भी यहीं पर मर जाता है। लेकिन क्या अपने एमसी इतने में ही थोड़ी ना रुकता, वो साला इतना हरामी था कि उस आईने को लेकर चारों तरफ पूरे के पूरे जंगल में ही दौड़े जा रहा था और जो भी जानवर रास्ते में दिख रहा था ना उसको ये मिरर दिखा दे रहा था। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हमें लिटरली मेरे बहुत सारे जानवरों को दिखाया जाता है जिनकी ऑलरेडी गांड फटकर मौत हो चुकी थी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ माय गॉड, साला इस मिरर का उपयोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नाइस, किसने सोचा था कि इसको दिखाने के बाद सारे जानवरों की सच्ची में गांड फट जाएगी। हालांकि इसका यूज कर मैंने बहुत सारे बाघों और बहुत सारे भेड़ियों को जान से मार डाला। लेकिन 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 सर अगर बात करूं सांप और मगरमच्छ की और यहाँ तक कि पानी में रहने वाले सारे के सारे जानवर की, तो ये मिरर उन चीजों पर तो घंटा भी काम नहीं आया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस मिरर का यूज कर मैंने सेकेंड लेवल क्यूआई कंडीशन डिमन बीस्ट क्रिम्सन फ्लेम एप को भी जान से मार डाला। साला ये भी अपने गांड को नहीं बचा पाया और एट द एंड इसकी भी गांड फटकर मौत हो गई। इधर मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि बाप रे, साला ये किस टाइप का गांड फड़ू ट्रीजर है भाई। और एक मिनट, इस आईने में तो जंग लगा था ना, तो फिर ये आईना अचानक से नया क्यों दिख रहा है? लेकिन कोई नहीं, वैसे भी थैंक यू इस आईने का, साला यही तो है जिसने सेकेंड लेवल का क्यूआई कंडीशनर डिमन कोर मिलाने में मुझे मदद किया। तभी दिखाया जाता है कि अपना जो एमसी था ना, वो भी मस्त आराम से बैठ कर अपने ट्रीजर को देखते हुए मनी मन सोचा जा रहा था कि नाइस 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 यार, बहुत नाइस। एक शुरुआती डिसेबल को लिटरली में इतने सारे चीजें मिल गई, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। और ऊपर से मजे की बात तो ये है कि मुझे एक सेकेंड लेवल का डिमन कोर मिल गया, गुड। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों में से मैं पहले खाऊं किसको, ये खाऊं या फिर ये खाऊं? हाँ, किसको खाऊं? एक काम करता हूँ, ये रखो और सबसे पहले मैं अपने सेट का दिया वो स्प्रिट कंडीशनिंग पिल खाऊंगा। हाँ, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा। और ये बोलकर लिटरली में यार उस पिल को खा लेता है, जहाँ पर वो भी उस पिल को खाने के बाद मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार, आखिर ये पिल काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इस पिल को डिजोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा? और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना, वो फटाक से उस डिमन कोर को भी खा लेता है। और जैसे ही खाता है उसकी बॉडी पर साला एक बहुत ही तगड़ा सेंसेशन होता है, जहाँ पर वो भी फुल तेजी से भागते हुए फटाक से जाकर पलंग पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब बात है 1 घंटे बाद, जहाँ पर अपने एमसी को उस स्पीड पिल का बहुत ही ज्यादा फायदा मिले जा रहा था। उसकी जितनी भी इम्प्योरिटी थी ना, वो धीरे धीरे कर उसकी बॉडी से बाहर निकले जा रही थी। एमसी सोचता है कि नहीं, मैं गलत था, उस डिमन कोर को कम से कम इस पिल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। इस कोर में इतनी पावर थी कि अगर मैं समय रहते अपनी बॉडी को कल्टीवेट नहीं कर पाता ना, तो मेरी अब तक बॉडी पूरी की पूरी तरीके से फट चुकी होती। लेकिन कोई नहीं, फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया। और फाइनली थोड़ी
थोड़ी देर बाद जाकर अपने एमसी का लेवल अप हो जाता है और वो सेकंड लेवल के क्यूआई कंडीशन लेवल पर पहुंच जाता है, जहां पर वो भी पलंग से नीचे उतरते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नाइस, मानना पड़ेगा। इसलिए ये डीमन कोर का इफेक्ट तो लिटरली मेरे बहुत ही ज्यादा गजब निकला, गुड। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अब मेरे पास घंटा भी कोई डीमन कोर नहीं बचा। अब क्या करूं? क्या फिर से उस आईने को ले जाकर किसी का गान फोड़ दूं? हाँ, लेकिन क्या वो इतना सोच ही रहा था और जैसे सामने का नजारा देखता है ना, साला पूरी का पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि आईने के ऊपर एक और डीमन कोर था, समझे, जिसको देखकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि नामुमकिन, आखिर ये क्या बकचोदी है भाई, नहीं बताओ आखिर यहाँ पर एक और डीमन कोर कैसे आ गया। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ऑलरेडी एक डीमन कोर खा चुका हूँ, तो फिर बताओ कैसे कैसे आखिर कैसे? एक मिनट, साला मेरा आधा वाला स्पीड स्टोन कहाँ गया? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है? ये मिरर स्पीड स्टोन के बदले मुझे डीमन कोर दे दिया। अगर सच्ची में ऐसी बात है ना, तो फिर ये ट्रिजर तो माँ कसम मेरे लिए सबसे बड़ी फायदे की चीज है। तभी सोचता है कि ना 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 ना। हालांकि ये ट्रिजर फायदे की बात तो है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि मैं अब और स्पीड स्टोन लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट पिल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम से कम अभी भी 1 महीने बाकी है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं यार? मुझे एक बात तो समझ में ही नहीं आ रही कि एक्चुअली में मैं करूं क्या। मुझे और स्पीड स्टोन चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड स्टोन चाहिए। इनफैक्ट ये बोले कि मुझे भर भोके स्पीड स्टोन चाहिए, और ये बोलकर फिर से फाइनली उस डीमन कोर को फिर से खा लेता है, जहां पर खाने के साथ इस बार उसकी बॉडी में तो लिटरली मसला बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का सेंसेशन होता है। हमें बताया जाता है जो क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड लेवल का कल्टीवेटर होते हैं ना, वो बड़ी आराम से किसी भी मॉडल आर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर बात करें 5वें लेवल की, तो साला उसका तो फंडा ही अलग है, वो इल्यूजन आर्ट को भी परफॉर्म कर सकता है। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना जो एमसी था ना, वो भी अपने हाथों में लिटरली मेरे को ज्यादा खतरनाक लेवल के अटैक को क्रिएट कर लिया था और कर देता है, जो कि ढंग से जाकर उस भालू को लगती है। लेकिन क्या इतना बड़ा अटैक होने के बाद भी उस भालू को तो साला घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसको देखकर अपना एमसी भी डरते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सच्ची में मेरे अटैक ने उस भालू पर साला जरा से भी असर नहीं किया। और जैसे ही वो भालू अपना काउंटर अटैक करता, उससे पहले अपना जो एमसी था ना, वो लिटरली साला बहुत ही ज्यादा चालाक था। मौका रहता ही अपने उस ट्रिजर वाले आईने को निकाल लेता है, जिससे होता ये उस भालू का भी गान वहीं पर ऑन द स्पॉट फट जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। और उस भालू के डीमन कोर को देखते हुए अभी भी एक बात सोचा ही जा रहा था, गुड, जंगल में इतना अंदर आने के बाद कम से कम मुझे कुछ तो फायदा मिल गया ना। नाइस, अब देखना इस कोर की हेल्प से मैं बड़ी आसानी से क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर पहुंच जाऊंगा। सीन चेंज होता है 10 दिन बाद, जहां पर फिर से वही दिन आता है, आई मीन पिल डिस्ट्रीब्यूशन का दिन। और हाँ, सारे के सारे बंदे को इस बार भी फिर से फ्री में पिल और स्पीड स्टोन जो मिलने वाले थे। जहां पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी उस पिल को लेने के बाद फाइनली अपनी झोली पर रखते हुए सोचता है कि चलो ये हुई ना बात, अब सला होगा मेरे क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू। नाइस। हालांकि अगर किस्मत अच्छी रही तो इस आधे स्पीड स्टोन के साथ मैं बड़ी आसानी से उस मिरर की हेल्प से उस डीमन कोर को डबल कर सकता हूँ, जो कि मेरा ही फायदा होगा, यानी कि गुड, मानना पड़ेगा मेरा दिमाग तो अलग ही लेवल की है। और वो सोच ही रहा था, तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है, और जैसे बगल में देखता है ना, तो सच्ची में गुंडाई हो रही थी। साला एक बंदा दूसरे बंदे को धमकाए जा रहा था कि वाह, इस सेट की फंडामेंटल की माँ की आंख। साला जिधर भी देखो कोई ना कोई बंदा किसी न किसी बंदे को धमकाया ही जा रहा है। तभी अचानक से वहां से जाते हुए बोलता है, खैर छोड़ो वो सब, कम से कम इन बातों पर तो मुझे घंटा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और अगर सच्ची में ध्यान ही देना है ना, तो मुझे अपने कल्टीवेशन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मुझे जल्द से जल्द करके किसी न किसी तरीके से अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, वरना ये सेक्ट और यहाँ के सारे बंदे मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर ज्यादा दिन तक और भी जिंदा रहने देंगे। लेकिन 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 जब तक ये आईना मेरे पास रहेगा ना, मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बनता जाऊंगा। पर सोचने की बात तो ये है कि जब मैंने इस आईने को अपने सीनियर ब्रदर को दिखाया ना, तो मुझे ये लगा था कि उसकी भी गांड फटकर वहीं पर मौत हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये आईना तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। यानी कि समझ में एक बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से आ गई कि ये आईना बीस्ट पर काम करता है, वो भी जमीन पर रहने वाले बीस्ट पर, ना कि कोई पानी पे रहने वाले बीस्ट। और वो चलते चलते सोच ही रहा था, तभी अचानक से अपना जो एमजे था ना, वो पेड़ के पीछे किसी बंदे को नोटिस करता है, जहां पर वो भी उस बंदे को फुल इज्जत देते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि धत
तेरी की, अब ये बंदा यहाँ पर कहाँ से आ गया? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये मुझे मारकर मेरे पिल्स को छीनने के लिए आया हो? बंदा बोलता है कि बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुन, अगर सच्ची में तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहता है ना तो चल जल्दी कर, अपने पिल और अपने स्पिरिट स्टोन को मेरे हवाले कर दे, समझे? मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार सीनियर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास सिर्फ आधा स्पिरिट स्टोन और एक ही तो पिल है, इसलिए प्लीज छोड़ दो। हैं? क्या बोला? छोड़ दो? क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ? देख एक बार और बोलता हूँ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना मुझे दे दे, समझा? वादा करता हूँ तुम्हें जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि मुझे ये पिल इसलिए चाहिए ताकि मैं क्यूआई रिफाइनिंग के थर्ड लेवल पर बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकूं। और ब्रेक थ्रू करने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि यहाँ पर सारे के सारे बंदों के पिल्स को छीन लो और अपने लिए यूज करो। एमसी बोलता है पर यार ये तो गलत है ना, अब सीनियर बंदर होकर दूसरे बंदे को धमकाए जा रहे हैं जो कि आपका जूनियर लगेगा। साले मैंने बोला नहीं कि मुझे दे दे, नहीं सुनेगा तो ठीक है मैं खुद ही ले लेता हूँ। और ये बोलकर सच्ची मेरा अपने हाथों को अपने एमसी की ओर बढ़ा देता है, लेकिन एमसी का क्या, उसको इतना करीब आते हुए देखकर अपने एमसी भी फटाक से एक हमले को कर देता है जो कि उस बंदे को लगती है और ढम से कर बहुत ही दूर उड़ कर फेंकाता है। और चौका पड़ा था अपने एमसी के पावर को देखकर चौंकते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि क्या मतलब सच्ची में इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल तो क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है, पर कैसे? क्या ये सही नहीं है? इस बंदे का इस सेक्ट में आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। ओ एक मिनट, अब समझा आखिर इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल इतना हाई कैसे है? जरूर उस कमीनी सीनियर सिस्टर का काम होगा। और ये सोचकर हाँ बिल्कुल अपनी कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एक तकनीक का यूज करता है जिसको इस तरह से बदलता हुआ देख कर अपना एमसी भी समय रहता ही वहां से उड़ान हो जाता है। बंदा बोलता है कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आज तू यहीं पर मरेगा और मैं तुम्हें मारूंगा। फिर क्या, इतना बोलने के साथ ही अचानक से अपने एमसी के बहुत ही करीब पहुंच जाता है और जैसे ही हमला करता है ना तो लिटरली यार अपना जो एमसी था उसके हमले से बाल बचता है। और जरा बंदे को तो देखो, वो तो साला पूरे का पूरे तरीके से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उधर बात करें अपने एमसी की तो वो भी बचते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि धत तेरे की, ये तो मैं साला यहाँ पर बहुत ही गंदे तरीके से फंस गया। बीस्ट भी लाइक ओह गुड, यानी कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नाइस, चलो एक बात बताता हूँ, तुम वो पहले इंसान हो जो मेरे इस फॉर्म से मरने वाले हो, समझे? मेन कैरेक्टर सोचता है कि एक मिनट, ये आदमी तो बीस्ट बन गया ना, समझ गया, यानी कि मेरे पास अभी भी एक मौका है, मैं इस बंदे को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। और ये बोलकर अपने झोले से फाइनली उस ब्रोंज मिरर को निकाल लेता है कि चलो अब बारी है इस मिरर को ट्राई करने की। और जैसे ही वो मिरर उस बंदे को दिखाता है ना तो सच्ची में यार उस बंदे को उसके पिछवाड़े में लिटरली में एक बहुत ही तगड़ा झटका लगता है जिसके चक्कर में वो बंदा भी दर्द के मारे घुटनों में आ गया था। और बोलता है कि साले आखिर तूने मेरे बॉडी के साथ ये क्या कर दिया? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी चौंकते हुए बोलता है कि बाप रे साले ये मिरर तो लिटरली में काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ना ये बंदा बीस्ट बन गया शायद इसीलिए काम कर रहा हो, पता नहीं जो कुछ भी है, लेकिन इतना तो जरूर पता चल गया कि फिलहाल के लिए मैं सेफ हूँ। बंदा बोलता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने, चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे गाँव जाऊंगा और तुम्हारे जितने भी फैमिली मेंबर है ना उन सारे के सारे बंदों को चुन चुन कर एक एक करके जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ओ तो ये बात है, यानी कि जब तुम मुझसे भिड़ने का फैसला कर ही लिए हो तब सीनियर बताओ मैं पीछे कैसे हटूं? और ये बोलकर उस बंदे के सामने उस आईने का फिर से यूज करता है, जिसके चक्कर में अगर बात करें इस बंदे की तो ये भी साला लिटरली यार बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किए जा रहा था, लेकिन इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अपने आप को नहीं रोक पाता और बहुत ही जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसका पिछवाड़ा ढम से कर फट जो गया था, जिसको इस तरह से फटता हुआ देखकर अपने एमसी के भी हाथों से डर के मारे वो जो आईना था ना वो आईना जमीन के ऊपर गिर जाता है। और ये कांड देखकर अपना एमसी तो पूरे के पूरे तरीके से हिला भी पड़ा था कि नहीं ये मैंने क्या कर दिया, मैंने लिटरली में एक आदमी को जान से मार डाला यार, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो साला बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन इसके मरने का दोष मुझ पर तो नहीं जागा ना, वैसे भी यही बंदा था जो मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, मैं तो बस अपने डिफेंस के कारण इस बंदे को मार डाला। और इतना बोलने के साथ ही वापस से सीन शिफ्ट होता अपने एमसी के कैप पर, जहाँ पर अपना एमसी भी मस्त आराम से बैठ कर बस उसी बंदे के बारे में सोचे जा रहा था कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझसे खून तो हुआ है, वैसे भी वो बंदा मरना डिजर्व करता था, मैंने उस बंदे को बिना रीजन थोड़ी ना मारा, अगर उसको नहीं मारता तो मैं मरता, इसलिए मार डाला। खैर छोड़ो वो सब, जो हो गया सो हो गया, वैसे भी अब इन बेकार सी बातों को सोचकर मेरा तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना। और सेक्ट का नियम भी तो यही कहता था कि अगर तुम पावरफुल हो तो अपने से कमजोर लोगों को मार सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि मैंने बिल्कुल सही किया। तो चलो
चलो अब बारी इस बस्ते को चेक करने की, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर इसके अंदर है क्या। और जैसा ही देखता है ना तो लिटरली में अपने एमसी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था, क्योंकि उस बैग के अंदर 8 स्पीड स्टोन और 7 स्पीड पीज होते हैं, और हाँ एक तलवार भी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओह इसका मतलब यही वो तलवार है। हाँ मानना पड़ेगा, इस तलवार की हेल्प से तो वो बंदा बड़ी आसानी से मेरे उस तकनीक को डॉज कर लिया था। और 1 मिनट, ये क्या है आखिर इस फ्रेगमेंट के ऊपर लिखा क्या है। और जैसा ही गौर से देखता है ना तो अपना एमसी भी चौंकते हुए बोलता है कि अब यार ये तो साला वही तकनीक है जिसके चक्कर में वो बंदा बड़ी आसानी से एक विष में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ना 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 ना, ना। इस तकनीक को मैं नहीं सीख सकता। अगर गलती से इस तकनीक को सीख लिया ना तब पता चलेगा कि खुद ही के आईने से खुद ही का गांड फटवा कर मर गया। और ऐसी कुत्ते की मौत में बिल्कुल भी नहीं चाहता। अच्छा वो सब छोड़ो, अगर बात करूं यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास स्पीड स्टोन है, और हाँ एक डीमन कोर भी, तो क्यों ना थोड़ा सा ट्राई कर लूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले उस आईने के ऊपर में एक डीमन कोर को रखता है, फिर उसके बगल में एक आधे स्पीड स्टोन को भी रखा जाता है। और ये सब कुछ कर कर अपना जो एमसी था ना उस आईने को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था, और मन ही मन सोचता है कि नहीं यार आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इस आईने को लेकर मेरा सोचना गलत था। एक काम करता हूँ, अगर एक स्पीड स्टोन से नहीं हो रहा है तो क्यों ना मैं दूसरा स्टोन भी डाल कर देखूं। और ये बोलकर जैसे दूसरा स्पीड स्टोन रखता है ना, लिटरली में उस आईने में एक बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होता है, जहाँ पर उस पत्थर को आईने के अंदर जाता हुआ देखकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। और कहानी में ट्विस्ट, एक डीमन कोर के बदले वहाँ पर 2 डीमन कोर अपेयर हो जाता है। और इसी तरह से कर करके लिटरली मेरे बहुत सारे स्पीड स्टोन के बदले में बहुत सारे डीमन कोर अपेयर कर लेता है। उधर अगर बात करें अपने एमसी की, तो जैसे उस डीमन कोर को खाता है ना, लिटरली में उसके शरीर के अंदर में एक बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होता है। और हाँ बिल्कुल वहाँ पर जितने भी डीमन कोर थे ना उन सभी को एक एक कर अपना एमसी खा लेता है। और खाने के बाद फाइनली कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर अपने एमसी का ब्रेक थ्रू हो गया था और वो क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बोले कि 3rd लेवल के पीक पर पहुंच चुका था। तभी दिखाया जाता कि अपना जो एमसी था ना वो एक खतरनाक लेवल की तकनीक को प्रैक्टिस किया जा रहा था, जिसका नाम फायर सर्पेंट तकनीक था। वो बोलता है कि गुड ये हुई ना बात, साला मैं तो बहुत ही खतरनाक लेवल से आगे उतरा हूं। एक तो मेरा लेवल अप हो गया, और मेरे लेवल अप के कारण मेरी जो तकनीक थी वो तो साला और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। लेकिन कोई चिंता नहीं, बस देखते जाओ, देखते ही देखते मैं क्यूआई रिफाइनिंग के 4th पर पहुंच जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सेट के दिए हुए पिल को देखते हुए बोलता है कि गजब, अब तो ये पिल मेरे लिए घंटा भी कोई काम के नहीं है। क्या करूं, एक काम करता हूं, क्यों ना मैं इस पिल को अपने मोड के दोस्त को दे दूं। सीन चेंज होता है एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन में, जो कि अपने सेट के अंदर में ही था। और ये रहा अपना मोड का दोस्त, जिसके बारे में अपने एमसी बोले जा रहा था। लेकिन क्या ये बंदा किसी बात पर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और एक पेड़ को काटते हुए बोलता है कि तोहर माई के ये रहा मेरी पत्नी को छीनने के लिए, और हाँ ये रहा मेरी स्टीम बन को छीनने के लिए। काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, मार डालूंगा, तेरी माँ का पैसा ऐसा कैसे कर सकता है। और ये सारा का सारा कांड देकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि आखिर इस मोटके को क्या हुआ, और साला ये इतना गुस्से में क्यों है। जहाँ पर बात करें मोटके की, तो वो भी अपना गुस्सा उस पेड़ पर निकालने के बाद फाइनली थक जाता है, और थक कर ढम से कर जमीन पर गिर जाता है, और गिरने के साथ ही वहाँ पर सो भी जाता है। जिसको इस तरह से सोता हुआ देखकर अपना एमसी बोलता है कि वाह, मानना पड़ेगा ये बंदा तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा माधर चोद निकला। अब देखो चाहे जो भी हो, आखिरकार है तो ये बंदा मेरा दोस्ती ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इस बंदे का ही साथ दूंगा। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता है कि 1 मिनट, इस मोटके का दांत तो देखो, लौड़ा चबाता था क्या, साला बहुत ही ज्यादा धार हो गया। फिर क्या, थोड़ी देर बाद अचानक से उस मोटके की आंखें खुल जाती है, और फटाक से उठते हुए बोलता है कि चिकन, मुझे चिकन का स्वाद आ रहा है, आखिर यहाँ पर चिकन है कहाँ पर। और जैसा ही देखता है ना कि वो चिकन कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना एमसी पकाई जा रहा था, तो उसको देखकर वो भी फुल खुश कि वाह, मानना पड़ेगा, अरे यार तू ही तो है मेरा मस्त दोस्त। एमसी भी लाइक, अरे गुड, तुम जाग गए, चलो अच्छी बात है। देखो इसको पकने के बाद तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, समझे। और वही होता है, उस मुर्गे को खाने के बाद वो जो मोटका था ना, वो लिटरली में इतना खुश था कि खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू आए जा रहे थे कि मेरे दोस्त थैंक यू यार, थैंक यू। क्या तुम जानते भी हो 2 महीने से मैंने मीट का एक टुकड़ा भी नहीं खाया। भला हो तुम्हारा, भगवान करे कि तुम्हारा टाइम पर खड़ा हो जाए और तुम्हें ऐसी लड़की मिले कि माँ कसम तुम्हें भर भोगी दे। एमसी बोलता है कि अरे छोड़ो यार, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, समझ गए ना। और पहले ये बताओ, चलो जल्दी करो, तुम्हारे कल्टीवेशन कैसा चल रहा है। क्या
क्या बोलूं यार, साला कल्टीवेशन की माँ का। वैसे भी मुझे तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं होती, तो फिर तुम ही बताओ मेरा कल्टीवेशन कैसे ही चलेगा। ओ तो ये बात है, तो एक काम करो, ये रहा कंडेंसिंग स्पिरिट पिल, ये लो, इसको लेकर तुम कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दो, समझे। बाप रे, ये पिल मैं नहीं ले सकता साला, ये पिल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर ये पिल तुम मुझे क्यों दे रहे हो? चिंता मत करो, बस ले लो। वैसे भी इस पिल की मुझे घंटा भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये पिल तुम लेते हो ना तो इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। अच्छा तो ये बात है, तब थैंक यू इस पिल को मुझे देने के लिए। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जैसे मेरा ब्रेक थ्रू होगा ना तो मैं भी आउटर सेट में तुम्हें ज्वाइन करने के लिए वापस आ जाऊंगा, समझ गई ना। गुड, ये हुई ना बात। पर तुम भी चिंता मत करना, जैसे तुम आउटर सेट में ज्वाइन होगे ना तब मैं लोअर रैंक से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओके अब आते हैं थोड़ी देर बाद, आई मीन पहाड़ पे, जहाँ पर अपना एमसी सीढ़ियों के ऊपर चढ़े जा रहा था। और जैसे ही गौर से देखता है तब जाकर पता चलता कि आगे से और कुछ बंदे आपस में ही बात करते हुए अपने एमसी की ओर बढ़े जा रहे थे, या फिर ये बोलो कि रास्ता तो साला एक ही था ना, तो उधर से गुजरे जा रहे थे। एक बोलता है कि सीनियर क्या ये बात सही है? साला मैंने सुना है कि इनर से डिसाइपल के लिए प्रमोशन ट्रायल शुरू हो गया है, और अगर सच्ची में शुरू हो गया ना तो मैं आपको पहले ही बधाई दे देता हूँ। दूसरा बोलता है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, वैसे भी हमारे सीनियर ब्रदर के आगे कोई बोल सकता है क्या? देखना इनर डिसाइपल तो यही बनेंगे पक्का। हाँ बनेंगे तो जरूर, वैसे भी हमारे सीनियर ब्रदर का कल्टीवेशन लेवल कम थोड़ी ना है, साला क्यूआई रिफाइनिंग के 6 लेवल पर है। और इतना लेवल होने के बाद अगर ये इनर डिसाइपल ने बनेगा तो फिर बताओ कौन बनेगा? सीनियर बोलता है कि बस करो यार, वैसे भी ऑलरेडी तुम लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर चुके हो। और ये बोलकर अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखा जा रहा था। जहाँ पर बात करें सीनियर की तो वो भी अपने एमसी को देखते हुए एक हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन एमसी का क्या, वो तो ठहरा जूनियर, वो उसको फुल इज्जत देता है। और जैसे ही आंखें खोलकर देखता है ना तो वो सीनियर सच्ची में आगे निकल चुका था। जिसको इस तरह से आगे निकलता है वो देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ओ तो इसका मतलब ये है सीनियर वांगा। गजब, मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी है, लेकिन मानना पड़ेगा ये साला चल नहीं रहा बल्कि उड़ते हुए जा रहा है। क्या सच में क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेवल पर लोग उड़ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। या शायद हो सकता है कि इसके पास उड़ने वाली कोई तकनीक हो, पर सोचो तो क्या मजा आता होगा उड़ने में, इसलिए मुझे भी उड़ना है। और उड़ने के लिए मुझे कम से कम क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 5th पर तो जरूर जाना होगा। और पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे कहीं से भी किसी भी तरह से स्पिरिट स्टोन जुगाड़ करना पड़ेगा, ताकि आईने की हेल्प से मैं बहुत सारे डिमन कोर को डबल कर सकूं। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली कहीं तो पहुंच चुका था। और बॉर्डर के साइन को देखते हुए मनी मन सोचा जा रहा था कि नाइस, ये तो साला लोअर पब्लिक जोन है ना। माँ कसम यहाँ पर पहले आने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि ये जगह साला बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो थी। तभी अचानक से पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जैसे अपना एमसी पीछे पलटता है ना तो वो ये देखता है कि एक बंदा किस तरह से दूसरे बंदे को मौत के घाट उतार दिया था। मेन कैरेक्टर सोचता है कि यार समझ में ये नहीं आ रहा कि इस पूरे के पूरे सेक्ट में हर जगह यही बकचोदी क्यों होती रहती है। हाँ? जिधर देखो उधर ही मर रहा है, कभी दरवाजे के बाहर मर रहा है, कभी जंगल के बीच में मर रहा है। क्यों क्यों यार क्यों, आखिर ये बकचोदी क्यों? लेकिन हाँ फिलहाल के लिए मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जगह तो बहुत ही खतरनाक लेवल की जगह है ना। तो मेरा मतलब कैसा रहेगा अगर मैं बहुत सारे स्पिरिट पिल को यहाँ पर आकर सारे के सारे बंदों को बेच डालूं? वैसे भी वो लोग मरने मारने पर लगे ही रहते हैं, तो मेरे पिल को खरीदने में क्या ही दिक्कत होगा। 1 मिनट आइडिया, मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो जंग के बीच में होंगे, आई मीन लड़ रहे होंगे। नाइस। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना वो सेट के अंदर वाले पिल के एक वर्कशॉप में जाता है और बोलता है कि दुकानदार तेरी माँ का, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरे पास स्पिरिट स्टोन नहीं है, तो क्या मैं स्पिरिट पिल को बेच सकता हूँ? हाँ? और ये बोलकर पता नहीं वहाँ पर क्या तो बिजनेस होता है, लेकिन हाँ अपना एमसी फाइनली उस दुकान से बाहर निकल जाता है। अब आते हैं दूसरे दिन लोअर पब्लिक जोन में, जहाँ पर अपने एमसी को पिल बेचने वाला स्टार्टअप फाइनली स्टार्ट हो चुका था। और खुश होते हुए मनी मन सोचता है कि नाइस, मुझे चाहिए बस भर भोकी स्पिरिट स्टोन और कुछ भी नहीं। तभी होता है मार, जहाँ पर 2 बंदे लिटरली में आपस में ही फाइट किए जा रहे थे, और साला एक बंदे को चोट भी लग जाता है, जिसको देखकर दूसरा भी एक हल्के से स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, देखा मैंने कहा था ना आज तुम्हारा कब्र यहीं पर खुदेगा, देख लेना। फिर क्या अचानक से एक आवाज आती है कि मेरे दोस्त इधर देखो, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये बोले कि अपने एमसी की थी, जो कि मस्त आराम से उन दोनों की फाइट को एंजॉय किया जा रहा था। और फाइनली बोलता है कि यार तुम्हें तो चोट लग गई, तो चलो बताओ क्या तुम सच में इस बंदे को हराना चाहते हो? हाँ? अगर हराना चाहते हो तो जल्दी बोलो हाँ, क्योंकि मेरे पास एक टॉप क्वालिटी की एक पिल है, अगर तुम उसको खा लेते हो तो तुम्हारा पूरा पावर पूरी के पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगा, समझे? जबकि प्राइस भी बहुत ही कम है, एक पिल का दाम है 1 स्पिरिट स्टोन, चाहिए तो बोलो। और ये सुनकर वहाँ पर जो दोनों के दोनों बंदे फाइट कर रहे थे ना वो तो साला पूरी के पूरी तरीके से चौंक जाते हैं कि क्या ये बंदा पागल हो गया है? नहीं बताओ, मतलब इस तरह से जंग के बीच में पिल को बेचता है? अरे यार कौन
पिल बेचता है वो सब छोड़ो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जंग के बीच में मैं पिल बेचता हूँ, समझे? अगर लेना है तो बोलो, क्योंकि तुम्हारा अपोजिट वाला बंदा है तुमसे ज्यादा पावरफुल। थोड़ी देर में वो तुम्हें जान से मार ही डालेगा। फिर मत बोलना कि साला पिल था और मैंने लिया नहीं, बहुत ही बड़ी गलती कर दी मैंने। दूसरा बंदा अपने एमसी को धमकाते हुए बोलता है कि साले क्या बकचोदी लगा कर रखा है, और पहले ये बता आखिर फाइट के बीच में इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई? बस एक बार इस बंदे को मार लेने दे, फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब आते हैं दूसरे बंदे की ओर, जिसको ऑलरेडी चोट तो लग ही चुकी थी और वो अपने एमसी की बातों को सुनकर फाइनली उसके पिल को खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है कि हाँ मुझे दो मुझे दो मुझे दो यार, मुझे दो, मुझे वो पिल चाहिए, जल्दी दो। एमसी भी लाइक ओ माय गॉड, ये हुई ना बात, नाइस। और ये बोलकर उसके चोट पर कुछ तो करता है, जिससे होता ही है उस बंदे का चोट धीरे धीरे कर पूरे का पूरे तरीके से हील हो जाता है। मेन कैरेक्टर, देखा मैंने बोला था ना कि मेरे पास जबरदस्त पिल है और मैंने उधारी में तुम्हारी चोट को भी ठीक कर दिया, तो बताओ ठीक तो है ना? तो ये लो, खाओ और मार करो। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा साला पूरे का पूरे तरीके से माप बहिन कर दो। उधर ये सारा का सारा कांड देखकर दूसरा वाला बंदा भी फुल स्पीड में अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है, और पहला वाला तो हिल हो ही चुका था, तो ये भी लड़ने के लिए तैयार था, और अचानक से फुल स्पीड में दूसरे वाले पर हमला भी कर देता है कि देखा, जंग हमेशा जंगबाज लड़ते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे कमजोर। और क्या बोला था तूने, मुझे मारेगा? तो चल बता, क्या सच्ची में तुम्हारे पास औकात भी है मुझे मारने की? लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट, अपना जो एमसी था ना वो लिटरली में बहुत ही ज्यादा हरामी था। उस चोट खाए हुए बंदे के पास भी अपना पिल लेकर पहुंच जाता है कि मेरे दोस्त तुम तो लिटरली में हार रहे हो यार, तो बताओ क्या तुम सच्ची में मेरे पिल को खरीदना चाहते हो? देखो एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर तुम उस बंदे की जान ले सकते हो, समझे? बस तुम्हें करना यह है कि तुम्हें इस पिल को खरीदना है, जिसका कॉस्ट है सिर्फ 1 स्पीड स्टोन। और ये देकर पहला वाला लड़का पूरा भड़क जाता है कि साले आखिर तू उसकी हेल्प क्यों कर रहा है? हा? क्यों कर रहा हूँ? अरे यार ये तो बिजनेस है ना भाई, देख मेरे लिए सारे ग्राहक बराबर है, समझे? और बहुत ही सिंपल सी भी बात है, जो पैसे देगा मैं सामान उसी को बेचूंगा। दूसरा भी लाइक ठीक है, ये ले स्पीड स्टोन और चल जल्दी कर, मुझे फटाक से एक पिल दे। और पिल को खाने के बाद वो लड़का भी वहीं पर ठीक हो जाता है और वो दोनों के दोनों वहीं पर ऑन द स्पॉट लड़ने भी लग जाते हैं। उधर अपना एमसी भी वहां से जाते हुए बोलता है कि लड़ो मरो जो करना है करो, लेकिन हाँ मेरा पिल लेना बिल्कुल भी मत भूलना। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, एक और जगह पर मार हो रहा था और वहां पर अपना एमसी भी पहुंच चुका था कि ये लो पिल, अगर तुम सच्ची में इस पिल को खाते हो ना तो तुम अपने सामने वाले को बड़ी आसानी से मार सकते हो। बस इसका कॉस्ट है 1 स्पीड स्टोन, तो बताओ लेना चाहोगे क्या? और इसी तरह से जहां जहां मार हो रहा था वहां वहां अपना एमसी पहुंचे जा रहा था, क्योंकि उसको अपना पिल जो बेचना था, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? हा? तभी अचानक से हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से अपने एमसी के पीछे चले जा रहा था, और जैसे ही हमला करता है ना तो अपना जो एमसी था वो भी बड़ी आसानी से उस बंदे का अटैक को ढोच कर लेता है, और इतना ही समय में उस बंदे को भी पड़ जाती है, जिससे होता ही है कि वो बंदा ऑन द स्पॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है। एमसी बोलता है कि साले आखिर तुम मुझे समझ के क्या रखा है? नहीं बताओ, मतलब मैं इतना पागल हूँ जो जंग के बीच में इस तरह से मेडिसिन बेचे जा रहा हूँ? अगर मैं पावरफुल नहीं होता तो फिर यहाँ पर क्यों आता? बेवकूफ कहीं के। खैर छोड़ो वो सब, अब जबकि तुमने मुझ पर हमला कर ही दिया हो तो ये देखना तो जरूर बनता है कि तुम्हारे पास कौन कौन सा खजाना है, तो चलो लाओ देखने दो। अब आते हैं थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर, जहाँ पर अपना एमसी लिटरली में पिल को बेच बेच कर बहुत सारे स्पीड स्टोन कमा चुका था, और जिस बंदे को अपना एमसी पीटा था ना उसके पास एक पाउच था, और हाँ उसमें एक पिल भी थी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ माय गॉड, अगर मैं सच्ची में गलत नहीं हूँ तो ये पिल ब्यूटी बढ़ाने वाले पिल है ना, जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई भी होगा। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से कोई तो था जो उस गुफे के दरवाजे को खोल देता है, और जैसा ही खुलता है ना तो अपना एमसी भी फटाक से पीछे की ओर देखने लगता है, और ये बंदा नहीं बल्कि ये बोले की बंदी थी, बल्कि ये बोले कि अपने सीनियर सिस्टर जूती, जिसको देखते हुए अपना मेन कैरेक्टर भी फुल इज्जत से ग्रीट किए जा रहा था। बात करें सीनियर सिस्टर की तो वो चारों तरफ बहुत ही गौर से देखने लगती है और अचानक से शांत हो जाती है, और अचानक से वहां से जाने भी लगती है, जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर अपना एमसी बोलता है कि अरे क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? तुम अचानक से यहाँ पर आई और बिना कुछ कहीं जा रही हो? कुछ नहीं, मैं यहाँ से पास हो रही थी तो सोची गुफा को क्यों नहीं एक बार नजर मार लूं, वैसे भी मैं कुछ दिनों तक सेकुलेशन में रहने वाली हूँ, समझे? जहाँ पर बात कर रहे अपने एमसी की तो वो भी उस लड़की की बातों को सुनकर अचानक से उसका ध्यान टेबल पर रखी एक बुक की ओर जाता है। तभी दूसरा ही पल दिखाया जाता है कि अपना एमसी बहुत ही जोरों शोरों से दौड़े जा रहा था, और फाइनली सीनियर सिस्टर के पास जाकर उसको रोक लेता है कि यार माफ करेगा इस तरह से आपको रास्ते में परेशान करने के लिए, लेकिन हाँ ये लीजिए पिल। कहा जाता है कि इसको खाने के बाद खूबसूरती बढ़ जाती है, तो फिर ये पिल मेरे किस काम का? और ऊपर से आपने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए पिल आपको देना चाहता था। लड़की तो अपने एमसी की बातों को सुनकर बस उसको ही घूरे जा रही थी, और फाइनली वो पिल ले लेती है और बोलती है कि
थैंक यू। लेकिन हाँ, ये जो पिल है ना, ये पिल भी बाकी के पिल्स की तरह एक नॉर्मल सा ही पिल है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कल्टीवेशन वाली दुनिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। इसलिए बस अपने कल्टीवेशन में ध्यान दो, समझे? समझ गया, सब कुछ समझ गया। आपने जितनी भी बातें बोली वो सारा का सारा चीज समझ गया। लड़की बोलती है कि देखो, पिल के बदले में तुम्हें ये देना चाहते हूँ, ये एक मैजिकल ट्रीजर है जिसका सिर्फ काम ही प्रोटेक्शन करना। एमसी बोलता है कि यार वैसे तो थैंक यू, लेकिन मेरे पास कल्टीवेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा सवाल है, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की तो पहले अपने एमसी को घूरती है, फिर वहां से जाते हुए बोलती है तो ठीक है मेरे पीछे आओ। और ये सुनकर अपना एमसी भी भागते हुए उसके पीछे चला जाता है। और सच्चे में यार चला ही जा रहा था, साला बहुत ही ज्यादा लंबा सफर तय करता है। तभी हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि ये सारा का सारा कांड दूर खड़े होकर मस्त आराम से देखे जा रहा था और हंसता भी है कि नॉट बैड, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। गुड, मानना पड़ेगा ये लड़का इस कॉशन सेट के फंडामेंटल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया और यहाँ तक कि ये भी समझ गया कि पावरफुल लोगों से दोस्ती कैसे की जाती है। गुड 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 गुड। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में ही बातें किए जा रहे थे। एक बोलता है कि यार तुमने सुना क्या, ये जो मेंग हाउ का बच्चा है ये तो साला पहाड़ों के पीछे एल्केमी का शॉप चला रहा है। पर दिक्कत की बात तो ये है कि आखिर वो बंदा है कौन? दूसरा बताता है कि यार तुम्हें नहीं पता, ये वही बंदा है जिसको पिल डिस्ट्रीब्यूशन के दिन में डाउट स्प्रिट पिल मिला था, और वो पिल उसने खुद न रखकर बल्कि ये बोलो कि सीनियर सिस्टर जो को दे दिया था। जिसकी बातों को सुनकर पहलका बोलता है तो फिर ये बताओ आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी जब उस बंदे ने ऑलरेडी काव्यांग को हरा डाला? तभी तीसरा, हाँ इस बंदे ने बिल्कुल सही बोला, काव्यांग ऑलरेडी हार चुका है और सिर्फ हारा ही नहीं बल्कि उसके पास जो स्पिरिट बैग था ना, आई मीन स्पिरिचुअल बैग, उसको भी उस बंदे ने ले लिया। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सही नहीं है कि ये जो बंदा है, ये बंदा कुछ महीनों पहले ही आउटर सेट में ज्वाइन हुआ है, तो फिर ये इतना पावरफुल कैसे बन गया? पॉइंट तो तुम्हारी बात में भी है, लेकिन क्या तुम जानते भी हो कुछ बंदों ने ये बंदा और सिस्टर जो को एक साथ पहाड़ों के पीछे देखा था और यहाँ तक कि एक दूसरे से बातें करते हुए हंसे भी जा रहे थे। क्या बात बोल रहे हो? इस लड़की को तो कोल्ड नेचर वाली कही जाती थी ना, तो फिर ये हंस कैसे सकती है, वो भी इस बंदे के साथ? हाँ देखो, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हाँ उन दोनों के बीच में कुछ तो है। और ये बोलकर वहां पर खड़े तीनों के तीनों बंदे साला एक साथ डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्यों यार, आखिर हम लोगों को जलन क्यों हो रही है? अब वो बंदा का नसीब है सीनियर सिस्टर का बैकअप पाना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब आते हैं दूसरी तरफ, काओ इंग की ओर, जिसको ऑलरेडी अपने एमसी ने हरा डाला था और ये बंदा कहीं पर तो आया था और हेल्प के लिए किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा था। तभी अचानक से अंदर से आवाज आती है, क्या हुआ बोलो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बताता है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे मेंग हाउ नाम के लड़के से बदला लेना है क्योंकि उसने मेरा स्पिरिचुअल बैग जो छीन लिया। और यहाँ तक कि ये भी बताना था, ये बंदा पहाड़ों के पीछे जनरल स्टोर खोल कर बैठा पड़ा है और सारे के सारे बंदे को स्पिरिचुअल पिल बेचे जा रहा है। इंटरेस्टिंग, क्या कहा? स्पिरिचुअल पिल? हाँ स्पिरिचुअल पिल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे जस्टिस चाहिए, प्लीज प्लीज सीनियर ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करिए। ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगा, लेकिन हाँ ये बात तुमने मुझे तो बता दिया, लेकिन इसके बारे में किसी और सीनियर को मत बताना, समझे? ठीक है समझ गया। और ये बोलकर ये बंदा फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब आते हैं कमरे के अंदर, जहाँ पर ये बंदा बैठा पड़ा था और बहुत ही ध्यान से अपने एमसी के बारे में ही सोचे जा रहा था कि गुड, साला इस तरह का आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों ना आया? और हाँ बिल्कुल, इस बंदे का नाम लू होंग था और अगर बात करें इसकी कल्टीवेशन लेवल की तो इसका कल्टीवेशन लेवल 3rd लेवल के पीक पे था, जहाँ पर ये भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरा कल्टीवेशन का लेवल हमेशा लो रैंक डिसाइपलों के बीच में गिना जाता है, लेकिन 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 इतने दिनों तक इस सेक्ट में कल्टीवेशन करने के बाद भी इस बंदे के जैसा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? जनरल स्टोर ना, मजा आएगा इस चीज को करने में, सच्ची में बहुत मजा आएगा। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर हमें लिटरली में एक बैनर को दिखाया जाता है और इस बैनर को देखकर अपना जो एमसी था ना, साला पूरा का पूरा परेशान था। और ये बैनर किसी और बंदे ने नहीं बल्कि ये बोले कि वही लू होंग ने लगाया था। वो भी किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि अपना एमसी जो बिजनेस करता था ना, उस बिजनेस का आइडिया लेकर इसने भी फाइनली अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, जिसको इस तरह से देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि सच्ची में मां कसम मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरा आइडिया इस तरह से चोरी भी हो सकता है। लेकिन कोई नहीं, वैसे भी इस बंदे का कल्टीवेशन ऑलरेडी 3rd लेवल के पीक पर जा चुका है और मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं इस बंदे के साथ ट्रबल इस टाइम तो बिल्कुल भी ना करूं। तभी दिखाया जाता कि दो बंदे आपस में ही एक दूसरे से जोरों शोरों से फाइट किए जा रहे थे और दोनों को लिटरली में एक दूसरे के अटैक से दोनों को ही चोट लग जाती है। और यही वो मौका था जब पिल बेचा जाना था और ये दोनों के दोनों बंदे भी फाइनली पिल बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां पर उन दोनों को इस तरह से पिल बेचता हुआ देखकर पहले तो ये दोनों फाइट करते हुए बंदे कंफ्यूज होते हैं, फिर एक दूसरे से पिल ले भी लेते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहां पर हमें अपने एमसी को दिखाया
जाता है और वो लिटरली में बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि उसका आज का कमाई बहुत ही ज्यादा कम था। और ये देखकर वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार, साला आज का धंधा तो बहुत ही ज्यादा मंदा निकला और ये सब सिर्फ उस बंदे के कारण हुआ है। अगर वो बंदा यहाँ पर नहीं होता ना तो आज का धंधा लिटरली में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा धंधा होने वाला था। और वहीं पर अगर बात करें दूसरे बंदे की ओर तो उसका धंधा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था। वो खुश था और अपने हाथों में इतने सारे स्पीड स्टोन को देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि गुड, मुझे लगा नहीं था कि आज के मेरे पहले दिन का कमाई ही इतना ज्यादा होगा। नाइस, एक काम करता हूँ, कुछ और दिनों तक इस काम को जारी रखता हूँ और फाइनली एट द एंड उस बंदे को आखिरकार जान से मार डालूंगा। फिर आता है दूसरे दिन जहाँ पर ये बंदा सच्ची में लोगों को धमकाए जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर पिल चाहिए तो सिर्फ मुझसे लेना पड़ेगा, समझे। और वो लोग भी उसके पावर को देखकर डर जाते हैं और ना चाहते हुए भी उस बंदे से उसको पिल खरीदना पड़ता है। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी बहुत ही गौर से देखा जा रहा था और मनी मन सोचता कि गजब, ये बंदा तो साला रोबरी करने में उतर चुका है। फिर तीसरे दिन जहाँ पर अपना एमसी एक पत्थर को पकड़कर लेटा पड़ा था, जहाँ पर इसका धंधा आज भी नहीं चल रहा था। और इसी तरह से चौथा दिन भी आ जाता है जहाँ पर हमें लू होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी से बोले जा रहा था कि लड़के मेरी बातों को ध्यान से सुन, कल तैयार रहना, तुम्हारी धज्जियां उड़ने वाली है और हाँ, तुम्हारा कल्टीवेशन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। जिसको सुनने के बाद ये बोले कि इस बंदे को अपने एमसी को धमकाता हुआ देखकर साला ये खुद ही हिला पड़ा था। सीन चेंज होता है पांचवें दिन जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी मस्त आराम से बैठ कर उसी बंदे का वेट किए जा रहा था। और ये देखकर वहाँ पर खड़े बंदे भी आपस में ही बातें किए जा रहे थे कि देख रहे हो, इस बंदे के पास तो बहुत ही ज्यादा दम है। मतलब सोचो, कोई बंदा आया, इसको धमकाया, लेकिन डरने की वजह ये बंदा यहीं पर बैठा पड़ा है। दूसरा बोलता कि हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, असल इस बंदे में दम तो है। लेकिन सीनियर ब्रदर लू ने भी पहले ही बोल दिया कि आज इस बंदे का कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। तीसरा भी लाइक, तब तो मजा आएगा। सर ये कांड देखने में लिटरली में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तभी दिखाया जाता कि कोई तो बहुत ही स्पीड से बढ़े जा रहा था, जिसको अपनी ओर आता हुआ देखकर एक बंदा बोलता है कि लो, फाइनली सीनियर लू यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी थोड़ी ना रुकता, उसको इस तरह से अपनी ओर आता हुआ देखकर ये भी फटाक से उसकी ओर बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है। और ये देखकर वहाँ पर खड़े बंदों को भी गांड फट जाती है कि बाप रे, ये बंदा पागल हो गया है क्या? मतलब सच्ची में ये बंदा सीनियर ब्रदर लू से लड़ना चाहता है। उधर लू भी अपने एमसी को इस तरह से इतनी तेजी से अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर वो भी फाइट के लिए एक शॉट को निकाल लेता है। और ये शॉट कोई मामूली शॉट नहीं थी, बल्कि ये बोले कि कुछ ज्यादा प्रीशियस शॉट थे, जिसको देखकर वहाँ पर खड़े बंदे भी चौंकते हुए बोलते हैं कि ये तो जियांग शॉट है ना। मतलब सच्ची में ये शॉट इस बंदे के पास है। गया वो बंदा तो आज गया, नहीं बचने वाला है आज। और इधर से होंग भी फाइट करने के लिए दौड़ जाता है, जहाँ पर दोनों ही का अटैक टकराता है। और ये अटैक सच्ची में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे टकराने के कारण किसी का तो सूट टूट जाता है और साला उसके मुंह से भी खून आने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वो खून की उल्टी करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि लू होंग था। और ये देखकर वहाँ पर खड़े बंदे की और गांड पड़ जाती है। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि अपना एमसी उस बंदे को लिटरली में इतना आसानी से डिफीट कर दिया। बंदा बोलता है कि साले तुम ऑलरेडी 4th लेयर पर पहुंच चुके हो। बिल्कुल, क्या हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है क्या? हा? वैसे भी मैं कल ही पिछली रात को ही 4th लेयर पर पहुंचा, समझे। तभी हमें दिखाया जाता कि एक्चुअली में पिछली रात को हुआ क्या था। अपना एमसी बोले जा रहा था कि ये तो हद हो गई, वो बंदा ना ही मेरे बिजनेस को चुराया बल्कि ये बोले कि जहाँ पर मैं बैठकर अपने पिल को बेचता था ना, चलो उस जगह को भी हथिया लिया। और ऊपर से क्या बोला उसने कि कल मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। चलो ये इतना आसान भी होने वाला है क्या? नहीं छोड़ूंगा उस बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मेरे पास और ज्यादा डिमन पिल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, कंडेंसिंग स्प्रिट पिल बहुत सारे हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए आज का लेवल अप तो करूंगा, जरूर करूंगा। और ये बोलकर लिटरली में वहां पर रखे बहुत सारे पिल्स को खा लेता है और फाइनली कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाती है। अब बात है प्रेजेंट में, जहाँ पर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है तो बताओ, अब जबकि तुम्हें ये पता चली गया है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल 4th लेयर पर है, तो क्या अभी भी तुम फाइट करना जारी रखोगे? हाँ? और ये सुनकर अपने एमसी की बातों को सुनकर यहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी हिले पड़े थे कि क्या ये कैसे हो सकता है? साला ये बंदा भी क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पर है, नामुमकिन। तभी दूसरा, वो सब छोड़ो, लेकिन तुमने देखा क्या, ये बंदा तो साला कुछ ही दिन पहले ही आया था ना, और लिटरली में इस बंदे को भी बड़ी आसानी से हरा डाला। पर कैसे? मेन कैरेक्टर, चल बोल, और लड़ना चाहता है? हाँ? जहाँ पर बात करें होंग की तो वो भी एक अच्छा सा मौका देकर अपने एमसी पर सडनली एक अटैक को कर देता है। लेकिन क्या वो जो अटैक था ना, वो अटैक अपने एमसी को घंटा भी नहीं लगती। अपना एमसी जो था वो टाइम रहते ही उस अटैक को अपने शॉट से ब्लॉक कर लेता है। और इस बार ब्लॉक करने के चक्कर में अपना जो एमसी का शॉट था ना, वो भी साला पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। होंग बोलता है साले क्या हुआ,
अगर तू क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पर पहुंच चुका है तो अब तो तेरे पास तलवार भी नहीं है, तो फिर बता मरने के लिए तैयार तो है ना। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी जैसा ही अपने पाउच को छूता है ना, लिटरली में यार वहां पर बहुत सारे तलवार अपेयर हो जाते हैं और मनी मन सोचता है कि जब तक मेरे पास वो मेरा प्रीशियस मिरर है ना, माँ कसम मैं हर चीज की बहुत ही एग्जैक्ट लेवल की कॉपी बना सकता हूँ। नाइस। और फाइनली अटैक को कर देता है। जहाँ पर बात करें होंग की तो वो भी साला थोड़ी ना चुप बैठता, वो भी एक अच्छा सा मौका देकर अपने सबसे पावरफुल अटैक को कर देता है। फिर क्या, जैसे ही अटैक टकराती है ना, वहां पर टकराने के साथ सारे के सारे सोर्ड एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है। बंदे बोलते हैं कि नामुमकिन, ये जियान सोर्ड तो डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा बोलता है कि यार तुमने देखा कि नहीं देखा, उस बंदे ने लिटरली में सिर्फ कुछ ही से मामूली से सोर्ड को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के साथ ही जियांग सोर्ड को पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चिंता मत करो, अभी तो बस खेल स्टार्ट ही हुई है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सोर्ड है, समझे। लड़का भी लायक, साले तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर होंग को अपनी प्रीसेट टीजर को यूज करता हुआ देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी डर जाते हैं और वहां से भागने लगता है कि भागो 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 यार भागो, जल्दी भागो और अपनी जान को बचाओ। तभी दिखाया जाता है कि वो टीजर एक्चुअली में ये था। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी उसके अपोजिट में बिल्कुल फुल एटीट्यूड में खड़ा था। होंग बोलता है साले इस टीजर को मुझे मेरे सीनियर ने दिया था, अब बताओ तुम मरने के लिए तैयार तो है ना। और ये बोलकर फाइनली एक अटैक को कर देता है और जैसे ही वो अटैक अपने एमसी को लगती है ना, साला वहां पर कुछ ज्यादा ही तगड़ा सेंसेशन होता है, जिसको देखने के बाद तो बंदे भी हिले पड़े थे। लेकिन इतना खतरनाक लेवल का हमला होने के बाद भी अपने एमसी का लिटरली में घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ा था और इतने खतरनाक लेवल के हमले से बचने का कारण सिर्फ ये सीड था जो कि अपने सीनियर सीटर जू ने अपने एमसी को दिया था। एमसी सोचता है कि बाप रे, अगर ये सीड मेरे पास ना होती ना तो मैं तो अब तक मर गया होता। उधर बात करें होंग की तो वो भी अपने एमसी को बिल्कुल सही सलामत देकर इसकी भी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी, क्योंकि एक बात उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पता था कि वो जो हमला उसने किया था ना, वो हमला सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था और वही होता है। वो ट्रिगर भी धीरे धीरे कर गायब हो जा रही थी। अब बातें हैं एमसी की ओर, जो कि बिना वक्त गवाही बहुत ही स्पीड से उस बंदे के ट्रिगर को उसके हाथों से छीन लेता है कि ओ माय गॉड, तो इसका मतलब ये था वो। नाइस, साला दिखने से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बंदा बोलता है कमीने कहीं के, चुपचाप से मेरा ट्रिगर मुझे वापस दे, समझा। वैसे भी ट्रिगर तुम्हारा नहीं सीनियर ब्रदर का है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो तुम्हें घंटा भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सीनियर मेरे साथ क्या करना चाहता है। वैसे भी सेट का रूल है ना कि जो बंदा जिसको हराएगा उसका पूरा का पूरा सामान जीतने वाले का हो जाएगा। हाँ तो चलो अब बारी है बदला चुकाने की। वो तुम ही थे ना जो आए थे मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो बताओ अब कैसा लगेगा जब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा। और ये सुनकर वो बंदा भी पूरे तरीके से डर जाता है कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय मत करो। लेकिन क्या अपना एमसी थोड़ी ना रुकता, वो भी उस बंदे के कल्टीवेशन को साला पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद अपने एमसी के गुफा पर, जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी मस्त आराम से बैठकर उस बंदे से लाए हुए ट्रिगर को देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि इस ट्रिगर को उस बंदे से छीनकर मैं यहाँ पर ले तो आया, लेकिन कहीं ट्रिगर के चक्कर में मैं बहुत ही गंदा तो नहीं फंसूंगा ना। खैर छोड़ो वो सब, वैसे भी मैंने इस सेट के रूल को पूरा का पूरा इस्तेमाल किया है, तब जाकर उस बंदे से ये ट्रिगर मुझे मिला है, तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रिगर मेरा रिवॉर्ड है और ये ट्रिगर मैं घंटा भी किसी को नहीं देने वाला। लेकिन जब सोचता हूँ ना तो उस बंदे की बात भी मुझे बिल्कुल सही लगती है। ये ट्रिगर जब तक मेरे पास रहेगा तब तक मुझ पर खतरा बना रहेगा। क्या करूँ, इस ट्रिगर को जाकर दे दूं क्या? खतरा है, बहुत ही ज्यादा खतरा है यार। वैसे भी सीनियर सिस्टर जो भी ऑलरेडी सेकुलेशन के अंदर जा चुकी है और कब बाहर आएगी वो भी मुझे नहीं पता। और सोचने के बाद तो ये है कि ये ट्रिगर जिस सीनियर का है ना उसको मैंने ऑलरेडी रास्ते में देख रखा था और देखने से तो वो बंदा बहुत ही ज्यादा डिसेंट और काइंड पर्सन लगा था। तो क्या सच्ची में वो इन बातों पर गौर करेगा कि उसका ट्रिगर मेरे पास है? हाँ मुझे तो नहीं लगता। और वो सोच ही रहा था तभी अचानक से गुफा के बाहर से एक आवाज आती है कि सुनो मेरा नाम सोंग है और मैं यहाँ पर सीनियर ब्रदर वांग की तरफ से एक डिग्री को लेकर आया हूँ, तो चलो जल्दी करो, गुफा का दरवाजा खोलो और झुको। जिसकी बातों को सुनकर एमसी भी घबराते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, आपको जो भी बोलना है बाहर से ही बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, समझे। इंटरेस्टिंग, तुम तो बहुत ही घमंडी हो यार। ना चलो ठीक है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलना चाहते हो तो मैं ये बात जाकर सीनियर को बता देता हूँ, उसके बाद जो भी कुछ करेंगे वही करेंगे। जिसे सुनने के बाद अपना एमसी भी पूरी तरीके से डरा पड़ा था और उसका शरीर भी पूरे के पूरे तरीके से कांपे जा रहा था। बंदा बोलता है कि बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बिल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर होता है ना वहाँ पर कल सुबह सुबह आकर सीनियर ब्रदर के सामने घुटनों में गिरकर माफी मांग लेना, समझ गए ना, तब शायद हो सके कि तुम्हें बख्श दिया जाए, वरना समझ रहे हो ना तुम्हें मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, उस टीचर को लाना
बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये बोलकर वो बंदा भी फाइनली वहां से निकल जाता है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी को नींद भी नहीं आ रही थी, और नींद आएगी भी कैसे, साला उस बंदे के द्वारा अपने एमसी को धमकाया जो गया था। ये तो बस सोचा जा रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं यार, क्या करूं, भाग जाऊं क्या। तभी अचानक से खड़ा होते हुए बोलता है कि हाँ भाग जाना चाहिए, मुझे भागे जाना चाहिए। अगर सच्ची में अपनी जान को बचाना है ना तो मुझे इस सेट से बहुत दूर भाग जाना चाहिए। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली उस गुफा के दरवाजे को खोल कर बाहर आ गया था। और हाँ, सामने बिल्कुल वही बंदा था जो कि रात को अपने एमसी को धमका के गया था। वो बोलता है कि गुड मुझे तो लगा था कि सुबह होने से पहले तुम भाग जाओगे, लेकिन नहीं भागे। नाइस, आखिर में क्यों भागूंगा जब मैंने कोई गलती की ही नहीं। तो बोलते तो बहुत ही अच्छा हो, तो चलो एक बात बता देता हूँ, जल्दी से जाकर भीख मांग लो, शायद हो सके कि तुम्हारी जान बच जाए। समझ रहे हो ना कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। और ये सुनकर अपने एमसी का रिएक्शन लिटरली में बहुत ही ज्यादा अलग था। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि मस्त आराम से सीढ़ियों के ऊपर चढ़े जा रहा था। और ऊपर में लिटरली में यार वहाँ पर बहुत सारे बंदे थे जो कि अपने एमसी का इंतजार ही किए जा रहे थे। तभी दिखाया जाता है हमें उसी सीनियर वांग को, जो कि सारे के सारे बंद को जो कि वहाँ पर खड़े थे ना, उन सभी को ज्ञान दिए जा रहा था। और अचानक से पीछे की ओर बहुत ही गौर से देखता है, जहाँ पर ये भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि लाओ दो, मेरे जो ट्रिगर है ना मुझे वापस दे दो, समझे। और ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर तो लिटरली मेरे बस वहीं पर खड़ा था। तभी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सेक्ट के रूल के हिसाब से जो भी बंदा दूसरे बंदे को हराएगा उसका सामान उसी का हो जाएगा, इसलिए नहीं दूंगा। सीनियर बोलता है कि बच्चे शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो ट्रिजर मेरा है। बस ऐसा समझो कि मैंने उस ट्रिजर को किसी को थोड़े दिन के लिए उधार दिया था, और एक बार अगर मैंने अपनी चीजों को किसी से मांग लिया और वो बंदा ना दे, तब समझ लो कि वो बंदा बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। और ये बोलकर अपने एमसी पर कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक को कर देता है, जहाँ पर अपने एमसी की अगर बात करे ना तो अटैक जैसे ही अपने एमसी पर टकराती है, लिटरली में अपने एमसी का पूरा शरीर ही कांप जाता है। हालांकि उस हमले से अपने एमसी का घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ा था, क्योंकि अपने सीनियर सिस्टर का दिया हुआ प्रोटेक्शन शील्ड जो उसके पास था। और यही चीज देखकर, या फिर ये बोले कि अपने एमसी को बिल्कुल सही सलामत देकर वो जो सीनियर था ना, वो भी एक पल के लिए दंग रह जाता है। तभी अचानक से कुछ तो करता है, जिससे होता ही है कि वो प्रोटेक्शन शील्ड भी पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उधर अपना मेन कैरेक्टर भी ये सारा का सारा कांड देखकर पूरे तरीके से चौंका पड़ा था, और मनी मन सोचता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सीनियर सिस्टर का दिया हुआ जेट पेंडेंट इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गया, पर कैसे। सीन चेंज होता है सीनियर की ओर, जो कि अपने एमसी के शरीर को अचानक से फुल टू अपने कंट्रोल में ले लेता है, और कंट्रोल में लेने के बाद सबसे पहले अपने ट्रिजर को अपने पास लाता है, जहां पर वो भी अपने शक्तियों को इस्तेमाल कर अपने मेन कैरेक्टर के पूरे शरीर के हड्डियों को एक ही बार में तोड़ देता है। और ये बंदा लिटरली में अपने एमसी के कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो कुछ कर पाता तभी अचानक से वो जो बुढ़ा था ना, जो कि अपने एमसी पर नजर रखे जा रहा था, हाँ वही एट द मोमेंट पर आकर अपने एमसी को बचा लेता है कि बस बहुत हुआ, तुमने अपने ट्रिजर को अपने पास ले लिया ना, अब इस बंदे को जाने दो, समझे। सीनियर भी लायक तो ठीक है, आपने कह दिया ना, तो फिर मैं इस बंदे को जाने देता हूँ। और ये बोलकर वो भी फाइनली वहां से निकल जाता है। अब आते हैं एमसी की ओर, जिसका हाल लिटरली में बहुत ही बुरा हुआ पड़ा था, और बुढ़ा तो बहुत ही गौर से बस अपने एमसी को देखे जा रहा था। जहां पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी धीरे धीरे कर फुल स्ट्रगल करते हुए अपने शरीर को खड़ा करने की कोशिश किया जा रहा था, और फाइनली खड़ा हो भी जाता है। और इतने गंदे तरीके से हारने के बाद, और यहाँ तक खुद को इतना गंदा तरीका से चोट पहुंचाने के बाद ये भी वहां से निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी गुफा पर पहुंच चुका था, और जैसे गुफा का दरवाजा खुलता है ना, तो अपने एमसी गुफा के अंदर घुसने के साथ ही लड़खड़ाने लगता है, ढम से जाकर जमीन पर गिर जाता है। और तभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और इसी तरह से करते करते लिटरली में असल पूरे के पूरे 10 दिन बीत जाते हैं, जहां पर गुफा का दरवाजा फिर से खुलता है, और इस बार अंदर आने वाली कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी सीनियर सिस्टर जू थी। और जैसे ही देखता है ना, तो अपना एमसी जमीन पर बेहोश होकर गिरा पड़ा था। वो बोलती है कि मैं सेकुलेशन से कल पिछली रात को ही बाहर आई और तुम्हारा ये हाल हो गया, पर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। देखो, तुमने जिस बंदे से पंगा लिया था ना, उस बंदे का बैकग्राउंड लिटरली में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, समझे। और ऊपर से उसका कल्टीवेशन भी 6 लेयर के पीक पर जा चुका है, तो फिर तुम क्या ही कर लेते। और ये बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को उसके बेड पर सुता देती है, जहां पर वो भी एक जेट को रखते हुए बोलती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर उन लोगों ने तुम्हें फिर से परेशान किया ना, तो जेट को क्रश कर देना, जिससे ये होगा कि मुझे भी पता चल जाएगा और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर आ जाऊंगी। एमसी बोलता है कि
रुको, पहले मेरी सवाल का जवाब दो। तुम्हें क्या लगता है 7th लेयर पर जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? वो बताती है कि देखो, तुम जितना सोच रहे हो ना, ये उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ज्यादा सोचो मत और बस अपने कल्टीवेशन में ध्यान दो। इधर अगर बात करें अपने एमसी की, तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया था कि इसका जो कल्टीवेशन का रास्ता है ना, असल घंटा भी आसान नहीं है, लेकिन जो इसके साथ हुआ, इसे बदला तो जरूर लेना था। इधर ये भी बहुत ही मशक्कत से खड़ा होने के बाद चलते हुए टेबल पर रखे एक बुक के पास जाता है, जहाँ पर इस सेट के रूल के बारे में लिटरली में बहुत सारी चीजें लिखी पड़ी थी। तभी अपना जो एमसी था वो भी अचानक से अपने हाथों को काट लेता है और उस किताब के ऊपर अपने खून से कुछ तो लिखे जा रहा था, और वो लिखी हुई चीज ये थी कि मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा करना है, ना कि किसी और पर। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, वो अपना मकसद उस किताब के ऊपर लिख डाला था, वो भी अपने खून से, कि इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं खुद के सिवाय घंटा भी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर हमें लिटरली मेरे एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ को दिखाया जाता है और अपना एमसी मस्त आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरे जा रहा था। तभी अचानक से हमें मोटके को दिखाया जाता है, जो कि अपने एमसी को देखकर फुल खुश कि अरे यार तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गया, चलो अच्छी बात है। और तुम्हें भी तो पता चल ही गया होगा ना कि मेरा लेवल भी क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अचानक से पीछे से एक आवाज आती है कि हाँ हाँ यार हाँ, भगवान करे कि तुम दोनों साथ रहो। दूसरा बोलता है कि अपना ख्याल रखना और हाँ, कल्टीवेशन करना मत भूलना, समझे। मोटका भी लाइक ओ माय गॉड, चिंता मत करो, मैं अपने कल्टीवेशन में ध्यान दूंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं तुम सबसे मिलने के लिए यहाँ पर फिर से आऊंगा। जहाँ पर बात करें उन सब की, तो अभी मोटके की बातों को सुनकर साला पूरा का पूरा डर जाता कि क्या तुम यहाँ पर फिर से आओगे? नहीं यार, कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे भी है ना ठीक है, हमारी चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ पर दोबारा कभी भी बताना। और ये सुनकर या फिर ये बोले कि वहाँ पर खड़े होकर सारा का सारा कांड देखने के बाद भी अपने एमसी फुल टू कंफ्यूज था। तभी चलते हुए अपने एमसी बोलता है कि वाह बे मोटू, लगता है कि अपने कंपटीटर के बीच में तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो। गुड, वो भी? अरे नहीं यार, मैं उतना भी फेमस नहीं हूँ जितना तुम हो, लेकिन हाँ, उन लोगों की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, वो लोग बहुत ही ज्यादा डरपोक है, साला रात को सोते हुए अजीबोगरीब सपने देखते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है पता है, वो लोग इतना डर चुके हैं कि अपने रहन सहन के लिए एक पर्सनल रूम खोजे जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है कि ओ तो ये बात है, लगता है कि शायद इस मोटू को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सारा का सारा कांड इसी के चक्कर में तो हो रहा है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ये मोटका फाइनली अपना एक ट्रेजर ढूंढ निकाला था और खुश था कि ब्रदर मेंग, देख रहे हो मैंने अपना ट्रेजर फाइनली ढूंढ निकाला। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये ट्रेजर को ज्यादा झाट भर का नहीं है क्या? हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है कि तलवार साला बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन मैंने इसको इसलिए चुना ताकि मैं रगड़ रगड़ कर इसकी हेल्प से अपने दांतों को साफ कर सको, समझे? सही बात। वैसे भी टैलेंट के नाम पर तुम्हारे पास एकमात्र तुम्हारा दांत ही तो है। तभी अपना एमसी बोलता है कि वैसे तुम एक बात बताओ, कहीं तुम मेरे साथ तो नहीं रहने वाले हो ना? नहीं यार, हम लोग साथ में नहीं रह सकते। वैसे भी हर आदमी का अपना प्राइवेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तो अकेला रहना चाहूंगा। गुड, ये हुई ना बात। ये चीज जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और ये बोलकर मन ही मन सोचता कि चलो यार, कम से कम एक बात तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई, ये मोटका मेरे मिरर के राज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा। नाइस। मोटका बोलता है कि चलो अब बारी है सोने की, गुड नाइट। और ये बोलकर वो भी फाइनली वहां से निकल जाता है। अब आता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर वो मोटका अपने एमसी को खोजते खोजते फाइनली लोअर पब्लिक जोन में आ जाता है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी वहीं पर बैठकर मस्त आराम से कल्टीवेट किया जा रहा था। उधर मोटका भी खुश होते हुए बोलता है कि भाई मान गया तुझे, माँ कसम तुम्हारा धंधा तो यार लिटरली में बहुत ही ज्यादा काम का निकला। गुड। देखा, मैंने बोला था ना कि मेरा धंधा बहुत ही ज्यादा काम का है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, बिल को बेचना तो जरूर, लेकिन अपनी लाइफ को रिस्क पे रखकर नहीं, समझे? क्योंकि धंधे से पहले जान आती है। और इसी तरह से टाइम बीता जाता है, जहाँ पर अपने एमसी को फिर से कल्टीवेट करता हुआ दिखाया जाता है। धीरे धीरे टाइम बीती और मौसम चेंज होता है और इसी तरह से कर आखिरकार एक फाइनली विंटर का मौसम भी आ जाता है, जहाँ पर अपना एमसी अभी तक कल्टीवेशन ही किया जा रहा था। तभी मोटके की आवाज आती है, जो कि एक बंदे को धर कर लाया था कि भाई देख रहे हो, ये देखो मैंने किसको लाया। मेन कैरेक्टर आंख खोलता है और सामने उस बंदे को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था, जहाँ पर वो बंदा भी अपने एमसी के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जिसकी बातों को सुनकर इनफैक्ट ये बोले उस बंदे का शकल देखकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि एक मिनट, अरे यार ये बंदा तो वही है ना जो उस टाइम पहाड़ के नीचे इस मोटके के साथ फंसा हुआ था। हाँ, ये बंदा तो वही है। तभी
बोलता है कि एक बात बताओ, तुम तो वही हो ना, और पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ वाला वो दूसरा लड़का कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। वो ना मर गया, अब जिंदा नहीं है वो। जिसकी बातों को सुनकर मोटका सहित अपना मेन कैरेक्टर भी पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है। वो बताता है कि बात दरअसल ये थी कि हमें सेक्ट वालों ने पानी लाने का काम दिया था और मैं तो ठहरा कमजोर, इसलिए युकाई ने मुझे देखा कि मुझसे तो ये काम हो ही नहीं रहा, इसलिए उसने पानी का अधिकतर हिस्सा खुद ले जाने में मेरी हेल्प की। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई। जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर से गुजर रहे थे ना, तब हवा का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही तगड़ा झोंका आया और वो झोंका इतना पावरफुल था कि युकाई को उड़ाकर डायरेक्ट पहाड़ों के नीचे ले गया। जबकि मैंने 2 महीनों तक लगातार उसको ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन मिला क्या, हड्डियों का कुछ ढांचा। शायद ये भी हो सकता है कि उसके मरे हुए शरीर को ऑलरेडी किसी जानवर ने खा लिया हो। उधर मोटका तो इसकी बातों को सुनकर फुटू रोने ही लगता है कि भाई चिंता मत करो, चिंता मत करो यार, चिंता मत करो, हम दोनों है ना तुम्हारे साथ है, और चिंता बिल्कुल भी मत करना। जब तक ये ब्रदर मेंग है ना, तब तक कोई भी बंदा तुम्हें बुली करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, समझे। बंदा भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि नहीं यार, मैं अपने आप में ही ठीक हूँ। वैसे तुम दोनों का थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन अगर सच कहूँ ना तो मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वो बंदा वहां से निकल जाता है। मोटका भी लाइक अरे यार, आखिर क्या दिक्कत इस बंदे को, हम तो बस इसकी हेल्प ही करने की कोशिश कर रहे थे ना। लेकिन एमसी का क्या, वो तो बस वहीं पर खड़ा होकर उस बंदे को जाता हुआ बहुत ही गौर से देखे जा रहा था और बोलता है कि मोटके मेरी बातों को ध्यान से सुन, शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन हाँ, हर आदमी का कुछ न कुछ अपना पर्सनल सा सीक्रेट जरूर होता है, समझे। वरना वो बंदा जिसका लेवल की वाई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेयर पर है, क्या तुम्हें सच्चे में लगता है कि उसकी हिम्मत भी होती है यहाँ पर आने की? मुझे तो नहीं लगता। पर यार आखिर कौन सा सीक्रेट? हम तो बस मदद करना चाहते थे ना, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो बंदा हमारी टीम को ना चुनकर जियाओ की टीम को ऑलरेडी चुन लिया। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है 3 महीने बाद, जहाँ पर लिटरली में यार फिर से पिल डिस्ट्रीब्यूशन का दिन आ गया था और बहुत सारे बंदे, हाँ बहुत सारे बंदे लाइन पे लगाकर खड़े थे। एक बोलते कि तुमने सुना क्या, इस बार तो साला ग्रैंड एल्डर पिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या बात कर रहा है यार, वो बुढ़ा मादरचोद अभी तक जिंदा है, साला 150 साल पुराना हो चुका है। अगर उसने फिर से अपना लेवल अप कर लिया ना तो शायद हो सकता है कि वो बुढ़ा अपने 300 साल भी पूरा कर लेगा। तभी तीसरा, वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, पेट्रियार्च और सेक्ट लीडर को छोड़कर यहाँ पर कम से कम 2 ग्रैंड एल्डर तो जरूर होने चाहिए ना। हाँ है दो, तो फिर इसमें सोचने की कौन सी बात है। अब बे साले लगता है कि तू नहीं समझा, मैं जो पूछना चाहता था ना वो चीज तो तुमने बिल्कुल भी नहीं समझा। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो भी उन सब की बातों को सुनकर अपने दोस्त से पूछता है कि फेटी का बात बताओ, तुमने किसी ऐसे ग्रैंड एल्डर का नाम सुना है जिसका सरनाम ओयांगो? ना बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में तो मैं खुद ही पहली बार सुन रहा हूँ, वो भी तुमसे। मोटका पूछता कि एक बात बताओ, लगभग 3 महीने तो हो गए ना, तो फिर तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा चल रहा है, कुछ प्रोग्रेस मिली या फिर नहीं? ना यार कहाँ, प्रोग्रेस के नाम पर तो मुझे वैसे भी घंटा भी कुछ नहीं मिला है, तुम्हें पता भी है, और वैसे भी मैं अपने लेवल के बोटल नेक पर बहुत दिनों से अटका पड़ा हूँ। मोटका भी लाइक समझ गया, शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम बहुत पहले अपने कल्टीवेशन में सिर्फ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सुनो एक काम करो, क्यों ना तुम दूसरे बंदे को जान से मार कर देखते हो, शायद हो सके कि उसके इम्पैक्ट के कारण तुम्हारा भी ब्रेक थ्रू हो जाए। तो बोलो क्या बोलते हो? बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लगता है ये चीज भी मुझे ट्राई कर देखना पड़ेगा। और ये बोलकर मन ही मन सोचा जा रहा था कि अगर सीनियर सीटर की बातों को ध्यान से सोचूं ना, तो कल्टीवेशन के 4थे से 5वें लेवल पर जाने के बाद ये बोटल नेक वाली सिस्टम आती है। लेकिन मेरा तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैंने बहुत सारे डिमन कोर को निगल लिया, शायद इसलिए हो। लेकिन यार सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि किसी भी बोटल नेक को तोड़ने के लिए कम से कम एक बहुत ही स्पेशल सा पिल की जरूरत पड़ता है, जो कि लोगों को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करती है, या फिर हाई ग्रेड डिमन बीस्ट का कोई कोर, और ये दोनों ही मेरे पास नहीं है। तो अब क्या करूं? और अपने एमसी को इस तरह से सोचता हुआ देखकर मोटका बोलता है यार तुम चिंता मत करो, समझ गए ना, हमारा धंधा वैसे भी बहुत ही तगड़ा चल रहा है, बस एक बार मौका तो मिलने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का कंडेंसिंग स्प्रिट पिल खरीदूंगा। मेन कैरेक्टर ना यार, वो पिल मेरे कोई भी काम का नहीं है, समझ गए ना। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ऑलरेडी पिल डिस्ट्रीब्यूट करने का समय आ चुका था, और इस बार भी वही बुढ़ा था जो कि ड्रोट पिल को बांटने के बारे में सोच रहा था। मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या ये तो साला वही पिल है जो एक टाइम पर मुझे मिला था, और मैंने इन लोगों से अपनी जान को बचाने के लिए उस पिल को सीनियर सिस्टर जो को दे दिया था। जहाँ पर बात करें वहां पर खड़े बंदे की, तो वो भी आपस में इसी के बारे में बात किए जा रहे थे। एक बोलता कि गजब साला, इस बार भी ड्राउट स्पिरिट पिल मिलने वाला है, नाइस। तभी दूसरा, हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, वैसे भी ये पिल साला साल में एक ही बार तो मिलता है। इधर ये भी उस पिल को देखते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि एक बार, सिर्फ एक बार, अगर एक बार ये पिल मुझे मिल गया ना, तो मेरा कल्टीवेशन का लेवल और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, शायद हो सकता है मैं ब्रेक थ्रू भी कर जाऊं। बुढ़ा बोलता है कि शांत हो जाओ, बहुत वो बकचोदी, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम लोगों को तो पता ही है कि ये पिल किस लिए दिया जाता है, जो लोग भी सेक्ट
के लिए अच्छा काम करेगा या फिर खुद के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करेगा, एक न एक दिन ये पिल उस बंदे को जरूर मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पिल उन डिसेबल को मिलता है जो इस सेक्ट में नए नए वाला ज्वाइन हुआ है, क्योंकि यही इस सेक्ट का रूल है, ताकि हमारा सेक्ट बिल्कुल चांद बिल्कुल सूरज की तरह चमके। तभी वो जो बुढ़ा था ना, वो अचानक से बोलते बोलते अपने मोड़के को नोटिस कर लेता कि 1 मिनट, ये चेहरा तो साला कुछ ज्यादा नया है, गुड। और अचानक से पिल को देते हुए बोलता कि ये ले, ये पिल अब से तुम्हारा। जिसको लेते ही अपना जो मोड़का था ना, वो तो साला पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है, या फिर ये बोलो कि डर जाता है कि बाप रे, मैं क्यों? अरे यार मैं ही क्यों भाई, अब मैं क्या करूं? हाँ साला कुछ कर। अगर ये पिल ज्यादा देर तक मेरे हाथों में रहा तो यहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे मुझे मार डालेंगे। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खड़े एक बंदे को ढकेलते हुए आगे की ओर बढ़े जा रहा था। और इसी चीज को देखकर वहाँ पर खड़ा दूसरा बंदा भी बिल्कुल यही करता है। और ये चीज देखकर ये सारा का सारा कांड देखने के बाद अपना एमसी उस मोड़के से उसका पिल ले लेता है और उसको धरते हुए बोलता है कि सुन, अभी के लिए पिल मेरे पास रहेगा, फिलहाल के लिए तू जाकर मेरे केव में मेरा वेट कर, समझा? जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर वहां पर खड़े बंदे बोलते कि अरे यार ये कमीना तो महंगा हुआ है। हाँ तो क्या हुआ, कौन सा फर्क पड़ता है? वैसे भी इस बंदे का लेवल साला क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेयर पर है, नहीं भाग पाएगा, चिंता मत करो, हम है ना, धर लेंगे। तभी बात करें अपने एमसी की, तो वो भी मोड़के को जितना कहना था ना उसको ऑलरेडी कह देता है और उसको वहीं पर पटाकर ऑन द स्पॉट वहां से भाग जाता है। मोड़का भी लाइक अरे यार मेरा पिल उस कमीने ने चुरा लिया। और ये चीज यही चीज सुनकर वहां पर जितने भी बंदे थे ना, वहां पर जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे बंदे अपने एमसी के पीछे भागने लगता है कि रुक साले, रुक जा, वो पिल मुझे दे दे। दूसरा बोलता कि कमीने कहीं के, कोई फायदा नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन की औकात को देखने के बाद तो यही लगता है कि तुम हमसे ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और इसी तरह से वहां पर भागते हुए सारे लोग अपने एमसी को पकड़ने और उस पिल को हथियाने के बारे में ही सोचे जा रहा था। मोटका सोचता है कि बाप रे, हालांकि मैंने अपने आप को बचाने के लिए अच्छी खासी एक्टिंग तो कर ली, लेकिन ब्रदर मैं खुद को बचा तो पाएगा ना? फिर क्या, इतना बोलने के साथ ही हाँ बिल्कुल ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, वो उस ड्रोड पिल को लेकर वहां से लिटरली में भाग जाता है और ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे अपने एमसी के पीछे फट जाते हैं। एमसी सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पिल मैं दूसरे को तो घंटा भी नहीं दूंगा, इसलिए मैं भागूंगा, बहुत तेज भागूंगा, क्योंकि एक बार ये पिल मैंने ले लिया ना तो बड़ी आसानी से क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मैं जहां पर जा रहा हूँ उसका नाम बेरन माउंटेन है और वहां पर लिटरली में बहुत सारे बिस्ट मिलेंगे, जिससे मेरा तो बहुत फायदा होगा। लेकिन फायदा के साथ साथ दिक्कत भी है, क्योंकि मेरा पीछे करने वाले कुछ ऐसे लोग भी है जिसका लेवल ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेवल पर है, जो कि मेरे लिए शायद थोड़ी सी मुसीबत तो हो सकती है। तभी बताया जाता कि एक्चुअली में ये ब्लैक माउंटेन है क्या। यहाँ पर जितने भी पेड़ है ना, वो सारे के सारे पेड़ काले हैं और यहाँ तक कि यहाँ पर सांस लेने के लिए जो हवा है वो भी साला डिमोनिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रीशियस एक्सट्रीमली डिमोनिक बीस्ट होते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब तक मेरा वाला मेरे पास मेरा प्रीशियस कॉपर मिरर मेरे साथ रहेगा ना, तब तक मुझे किसी भी बात की घंटा भी चिंता नहीं है। इसलिए आने दो साला, जितने भी बीस्ट आएंगे ना आने दो, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है। सीन चेंज होता है अपने एमसी के पीछा करने वाले बंदों की ओर, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि अरे यार ये कमीना तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। मतलब सोचो, ये बंदा लिटरली में ब्लैक माउंटेन के अंदर छिपना चाहता है। दूसरा, वो सब छोड़ो, क्या ये बंदा सच्ची में पागल हो गया है क्या? नहीं बताओ, एक तो ये बंदा क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेयर पर है और उसकी इतनी हिम्मत जो ब्लैक माउंटेन के अंदर जाने का साहस कर रहा है। तीसरा बोलता है कि चिंता मत करो, इस जंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे डीमन है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो बंदा अंदर जा तो जरूर रहा है, लेकिन देखना बहुत ही जल्दी मर जाएगा। पहला भी लाइक वो सब चीज तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता उस बंदे के मरने से पहले हमें ड्राउट पिल को ले लेना चाहिए? हा? और इतना बोलने के साथ वो लोग जो थे ना, उस पिल के चक्कर में लिटरली में जंगल के अंदर आ जाते हैं। एक बोलता है कि लो हो गया बेड़ा गर्क, अब हम लोग तो सच्ची में ब्लैक माउंटेन के अंदर आ चुके हैं। जिसकी बातों को सुनकर दूसरा वाला अचानक से किसी चीज को तो नोटिस करता है कि 1 मिनट, वो क्या है? और जैसा ही गौर से देखता है ना, तो वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोलो कि एक बाघ थी और उस बाघ का पिछवाड़ा फट चुका था और वो बाघ वहीं पर मरा पड़ा था। 1 सेकेंड, अब ये क्या बाबा सिर है? साला ये डीमन बीस्ट तो क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd लेयर पर था ना, तो फिर बताओ मरा कैसे पड़ा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको किसने मारा? अबे वो सब छोड़ो, इम्पोर्टेंट बात ये नहीं
है कि इसको किसने मारा। साला सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका डिमोनिक कोर गायब है। और जरा इधर भी तो देखो, यहाँ पर और भी ज्यादा बिस्ट मारे पड़े हैं। पीछे वाला बोलता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इन सारे के सारे बिस्टों को मेघाओं ने मार डाला। हाँ, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इतने शॉर्ट टाइम में कैसे मार दिया। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि गुफा में अपने एमजी को लेने आया था, जहाँ पर ये भी ये सारा का सारा कांड देखने के बाद डरते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं यार, आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ। साला इस बंदे के पास किस तरह का स्ट्रेंथ है। मुझे अभी तक याद है कि किस तरह से मैंने इस बंदे को धमकाने के लिए इसके केव तक पहुंच गया था, लेकिन इस बंदे को देखने के बाद मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा इतना पावरफुल निकलेगा। मतलब सोचो तो, अपने खुद अकेले के दम पर इतने सारे बिस्टों को मार डाला। लेकिन अब सोचता हो ना तो अच्छा हुआ कि मैंने उस टाइम इसके साथ कोई भी बकचोदी नहीं किया था, वरना क्या पता वो बंदा मुझे ही मार डालता। तभी लेफ्ट वाला बंदा सोचता है कि मारना पड़ेगा। इस बंदे का पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। दूसरा भी लाइक साला ये ब्लैक माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर समय रहता है हम लोग यहाँ से ना निकले ना तो हो सकता है कि हम में से यहाँ पर से कोई भी जिंदा घंटा भी ना निकल पाए। और जहाँ तक बात करें दोनों की, तो इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेयर पर होता है, जबकि अपना एमसी का कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 4th पर था। समझे। बंदे सोचते हैं कि मेघाओं से वो ड्रॉट पे लेना उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि ये सामने वाला बंदा क्या ये सच्ची में उस पिल को मुझे लेने देगा। हा? और हाँ बिल्कुल यही सेम टू सेम बात वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए सोचे जा रहे थे। फिर क्या दोनों बंदे अचानक से उस पिल को लेने के लिए बहुत ही तेजी से अपने एमसी की ओर बढ़ जाते हैं। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी जंगल के बीचों बीच अपने मिरर को निकालते हुए दौड़े जा रहा था, और जो भी रास्ते में बीस्ट आ रहा था ना उन सभी के गांड को ऑन द स्पॉट फोड़ भी रहा था। मेन कैरेक्टर भी भागते हुए सोचता है कि जब तक ये मिरर मेरे पास है तब तक मैं इस पूरे के पूरे जंगल में कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी कोने पर बड़ी आराम से भाग सकता हूँ। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपनी ओर आता हुआ कुछ तो नोटिस करता है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि 2 स्वॉर्ड थे जिसको अपना एमसी बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है और फटाक से अपने पाउच से कुछ तो निकालता है जो कि एक स्वॉर्ड था। तभी उस पर चढ़ता है और बहुत ही स्पीड से उन दोनों बंदों से बहुत ही दूर निकल जाता है, जिसको देखकर एक पल के लिए ये दोनों बंदे भी लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे कि क्या ये कैसे हो सकता है। वो बंदा सच्ची में तलवार के ऊपर चढ़कर उड़ रहा है, पर कैसे। तभी दूसरा हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। एक 4th लेयर का बंदा इतनी आसानी से स्वॉर्ड के साथ उड़ कैसे सकता है। हाँ, एक सेकेंड, नहीं यार नहीं, वो उड़ नहीं रहा था। जरा गौर से देखो, उस बंदे ने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया ताकि वो हमसे अपनी तलवार पर बैठकर बहुत ही दूर उड़ कर जा सके। समझे। लेफ्ट वाला बंदा बोलता है कि मानना पड़ेगा साल इस बंदे में टैलेंट तो है, मैंने आज तक इस तरह का मूव किसी को यूज करता कभी भी देखा ही नहीं, लगता है कि ये बंदा खुद इस मूव को बनाया है। दूसरा बोलता है कि यार वो सब छोड़ो, सबसे पहले उस बंदे को पकड़ो। समझे। जिस तरह का तरीका उसने यूज किया ना तो शायद हो सकता है कि उसको यूज करने के चक्कर में उसका स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही हद तक कम हो गया हो। तो समझे यही हमारे पास मौका है, तो चलो जल्दी करो उस बंदे को पकड़ लो। उधर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी भागते हुए एक पिल को खाते हुए मन ही मन सोचता है कि धत्तर की ये क्या यार। अगर मैं सच्ची में क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेयर पर होता ना तो बड़ी आसानी से तलवार के ऊपर उड़कर भाग सकता था, लेकिन नहीं 4th पर हूँ यार, 4th पर हूँ, इसलिए नहीं भाग सकता। वैसे भी मेरी उड़ने वाली तकनीक मेरी अपनी है, और उन लोगों को देखने के बाद तो ये लगता है कि वो लोग अभी तक 5th लेयर पर होने के बाद भी तलवार पर उड़ना नहीं सीखे हैं, जो कि सच्ची में मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तभी भागता वो अचानक से वांग के बारे में याद किया जा रहा था कि ये बंदा, माँ कसम बस एक बार मौका तो मिलने दो, जैसे ही पावरफुल बनूंगा ना सबसे पहले इसी बंदे को मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और दिखाया जाता है कि पीछे वाला बंदा लिटरली में अपने एमसी के बहुत ही करीब पहुंच चुका था, जहां पर अटैक करते हुए बोलता है कि साले अब कहां भागेगा, ड्राउट पिल तो मैं लेकर आऊंगा। जिसको इस तरह से अचानक से अटैक करता है वो अपना एमसी भी फाइनली नोटिस कर लेता है। तभी दूसरा वाला जो बंदा था ना वो भी थोड़ी ना चुप बैठता, वो भी अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक अपने एमसी की ओर कर देता है, जहां पर दिखाया जाता है कि किस तरह से दोनों के दोनों पावरफुल अटैक बहुत ही स्पीड से अपने एमसी की ओर बढ़े जा रहे थे। लेकिन क्या यहीं पर कहानी में ट्विस्ट, अपना जो एमसी था ना उन दोनों के अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे शॉट को भेज देता है, जिसको एक टाइम पर इतने सारे शॉट को कंट्रोल करता हुआ देखकर वहां पर जो दोनों के दोनों बंदे थे ना उनकी भी पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि क्या ये कैसे हो सकता है, आखिर ये बंदा है कितना पावरफुल जो साला एक ही टाइम पर इतने सारे शॉट को कंट्रोल कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये बंदा एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत बन जाएगी। सीन चेंज होता है एमसी की ओर, जो कि अचानक से अपनी तलवार को कंट्रोल करता है। तभी बूम एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, और इस धमाके के कारण वो लोग जो थे ना वो लोग भी इससे बचने के लिए सडनली पीछे हट जाते हैं। इधर ये दोनों भी ये सारा का सारा कांड देकर एक टाइम पर एक ही बातें सोचे जा रहे थे कि आखिर कैसे इस बंदे ने अपना 10 का 10 शॉट एक ही टाइम पर डिस्ट्रॉय कर दिया। कितना अमीर है ये बंदा जितने सारे शॉट को अफोर्ड कर सकता है। साला
पहले तो इस बंदे के पीछे हम लोग ड्राउट पिल के लिए पड़े थे, लेकिन लगता है कि अब प्लान चेंज करना पड़ेगा। इस बंदे के पास जो कुछ भी है ना, उन सभी चीजों को मैं हथिया लूंगा और मार डालूंगा। इस लड़के को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब बात है कुछ देर बाद, जहाँ पर सच्ची में यार जंगल के बीचों बीच लिटरली में बहुत बड़े बड़े धमाके हो जा रहे थे। बंदे सोचते हैं कि बहन चोद आखिर यहाँ पर क्या बकचोदी चल रही है। नहीं बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताओ यार, बताओ आखिर इस बंदे के पास इतने सारे शॉट कैसे हैं। साला जिधर देखो हमारे अटैक को काउंटर करने के लिए चारों तरफ बस शॉट का धमाका किया जा रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि धमाका करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म करने के बाद भी इस बंदे के पास साला इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे बची है। और ये इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से साइड में हमें एक भेड़िए को दिखाया जाता जो कि बहुत ही स्पीड से इस बंदे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ गया था। जहां पर बात करें इस बंदे की, तो वो भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए लिटरली अपने हाथ को ही दाव में लगा देता है। कि स्ट्रेंज, समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इतने सारे बीस्ट हम पर ही हमला क्यों कर रहे हैं, उस बंदे पर हमला क्यों नहीं कर रहे। और इतना बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर खड़े दोनों के दोनों बंदे को किस तरह से बहुत सारे बिस्टों ने घेर लिया था। एक बोलता है कि धत्तेरी की, लगता है कि हम लोग बहुत ही बुरा फंसे हैं, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना हम लोग मर जाएंगे। अब बात है अपने एमजे की ओर, जो कि भागता वो उन बंदों से बहुत ही दूर निकल चुका था और मनी मन सोचता है कि ओ जब तक ये मिरर मेरे पास है ना, माँ कसम इस ब्लैक माउंटेन का हर डिमन बिस्ट मेरा अलाइस है, यानी कि समझे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, अरे कोई भी बंदा मुझे घंटा भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि वो बीस्ट उन बंदों को ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, डॉट पिल का यूज करके बहुत सारे डिमन बीस्टों को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। और वही होता है जैसा अपना एमसी बोलता है, बिल्कुल वही करता है। पिल के सेट का यूज करके उसने बहुत सारे डिमन बीस्टों को ऑलरेडी आकर्षित कर डाला था। और अचानक से यार अचानक से पूरे के पूरे जंगल में किसी के तो दहाड़ने की आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद अपना एमसी भी चौंकते हुए मनी मन सोचता है कि क्या अब ये क्या है। साला दहाड़ को देखने के बाद तो ये लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी डिमन बीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बोले कोई डिमन किंग है। और वो सोच ही रहा था तभी अचानक से बहुत सारे बीस्टों को अपनी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता हुआ देखकर नोटिस कर लेता है, जहां पर अचानक से अपने एमसी के पास रखा हुआ मिरर भी चमकने लगता है, जिसको नोटिस करने के बाद तो साला उस बीस्ट की भी पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। लेकिन इतना होने के बाद भी वो बंदर आगे की ओर बढ़ना नहीं छोड़ता है, जिसको अपनी ओर बहुत तेजी से आता हुआ देखकर एमसी बोलता है कि कैसे आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या सच्ची में ये बंदर इस मिरर से नहीं डरता है क्या। हाँ मतलब समझ गया, इन बंदों का कल्टीवेशन लेवल जरूर क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेयर पर होगा, यानी कि मुझसे ज्यादा। और जब तक मेरा लेवल कम रहेगा तब तक मेरे टीजर का लेवल भी कम ही रहेगा, मतलब समझे, मुझसे ज्यादा लेवल वाले बीस्टों का ये मिरर घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से एक हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं अपने मौके का फायदा उठाने के लिए लिटरली में इन्हीं बंदरों का यूज कर लूंगा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है सेंगवान पर, जो कि सच्ची में एक डिमोनिक बियर को बड़ी आसानी से काट देता है और परेशान होते हुए बोलता है कि बाप रे, आखिर इस ब्लैक माउंटेन में इतने सारे डिमोनिक बिस्ट क्या कर रहे हैं, वो भी साला एक ही जगह पर। हालांकि मैं इन लोगों को हरा तो पा रहा हूँ, लेकिन तब क्या होगा जब बहुत सारे बिस्ट क्यूआई कंडीशन के 3rd लेयर के यहाँ पर आ जाए। वो अलग बात है कि मैं अभी तक 4th लेयर पर हूँ, लेकिन इतने सारे बिस्टों को एक ही बार में थोड़ी ना संभाल पाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ पर ड्रोट पिल के लिए आया था, जो कि ये सारा का सारा कांड देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि वो पिल अब मुझे घंटा भी नहीं मिलने वाली। और जब से वो 5 लेवल के बंदे उस मेंघाओ के पीछे पड़े ना, तब से पिल ना मिलने का परसेंटेज मेरा और भी बढ़ गया। लेकिन क्या वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से पीछे साइड कोई तो उसका नाम पुकारते हुए बहुत ही स्पीड से उसकी ओर बढ़े जा रहा था। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना एमसी था, जो कि अपने स्पोर्ट में मस्त उड़ता वो बस उसकी ओर बढ़े जा रहा था। और पीछे में वही ढेर सारा बंदर अपने एमसी का पीछा किए जा रहे थे, जिसको देखने के बाद सेंगवान की भी एक पल के लिए फट गई थी। तभी अपना जो एमसी था ना, वो भी वहां से गुजरते हुए बोलता कि ओ ब्रदर, क्या हुआ, ठीक तो हो ना। हा? देखो तुमने कुछ ऑर्डर तो नहीं किया, हालांकि मैंने भी अपना फर्ज निभाया, बहुत सारे डिमोनिक एप को तुम्हारे तरफ ले आया, तो अपना डिलीवरी स्वीकार करो। वो बोलता है कि साले आखिर में इसका क्या मतलब समझू, कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहता ना। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर अपने बहुत सारे शॉट का यूज कर वहां पर एक बहुत ही जोरदार धमाका करता है, जिससे ये होता है कि वहां पर का रास्ता ऑन द स्पॉट पूरा का पूरा ब्लॉक। और इधर अगर बात करें सेंगवान की, तो वो भी साला लड़ने के लिए तैयार था और फिर गुस्से में था कि साले कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह से फंसाने की। और इतना बोलने के साथ ही फाइनली फाइट करने में लग जाता है। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि भागे जा रहा था और फुल खुश और मनी मन सोचता है कि लड़ो पीसी लड़ो, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम लोग लड़ो, और अगर मर भी गई ना तो कोई बात नहीं, तुम्हारा सारा का सारा खजाना मेरा हो जाएगा। लेकिन साला इन दोनों चूतियों का क्या करूं, 4th लेयर वाले बंदे के साथ तो लड़ सकता हूँ, लेकिन
लेकिन ये दोनों के दोनों ऑलरेडी 5th लेयर पर है और फिलहाल के लिए इनसे उलझना मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए इनसे दूर रहना पड़ेगा। तभी चिल्लाने की आवाज आती है और ये चिल्लाने वाले बंदे कोई और नहीं बल्कि वही बंदे थे जो कि 5th लेयर पर थे कि साले तेरी माँ का मेगा कमीने कहीं के नहीं बचेगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बोलता है कि लो लो, असल जिन कमीनों के बारे में सोच रहा था ना उनकी तो आवाज भी आ गई। लगता है कि वो लोग डिमोनिक वुल्फ से बच निकले, गजब। और सोचता है कि नहीं 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 नहीं, फिलहाल के लिए उन दोनों के दोनों बंदों का कल्टीवेशन मुझसे बहुत ही ज्यादा है। अगर उनसे डायरेक्ट लड़ा तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी, जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन चिंता नहीं है, फिलहाल के लिए मेरे पास मेरा ब्रोंज मिरर है ना, सब कुछ ठीक ही होगा। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर हमें बहुत सारे बिस्टों को दिखाया जाता है और हाँ बिल्कुल पहले तो चिल्लाने की थोड़ी मोड़ी आवाज आती है, फिर आवाज बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, इसकी माँ का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तभी दिखाया जाता है कि ये आवाज इसलिए था क्योंकि इन दोनों के दोनों बंदों ने मिलकर उन सारे के सारे बिस्टों को खत्म कर डाला था। एक बोलता है कि बहनचोद आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मतलब ये सारे के सारे बिस्ट पागल हो गए हैं क्या? हा? मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कांड इस ब्लैक माउंटेन में न कभी देखा है और न कभी भी सुना है। नहीं सोचो, क्या तुमने कभी सुना है क्या कि इस तरह के बहुत सारे बिस्टों ने मिलकर बहुत सारे लोगों पर हमला कर दिया? लगता है कि ये सारा का सारा चक्कर उसी कमीने के कारण हो रहा है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। वो बोलता है कि सुनो, जब हम लोग उस बंदे को पकड़ लेंगे ना तब हम इन बिस्टों को आधा आधा बांट लेंगे, समझे? लेकिन तुमने एक बात नोटिस किया क्या, हम पर तो बिस्ट हमला कर रहे लेकिन उसके सामने से गुजर जा रहे पर उस पर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उस बंदे के पास बहुत ही खतरनाक लेवल का कोई बिस्ट टेमिक आर्ट हो? हा? या फिर ये भी हो सकता है कि उस बंदे के पीछे कोई ना कोई पावरफुल इंसान जरूर हो। दूसरा बोलता है कि शायद बोल सकते हो, लेकिन मैंने भी एक बात नोटिस किया है और वो चीज ये है कि ये बंदा सारे के सारे बिस्टों को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर वो सच्ची में उन बिस्टों को अच्छे से कंट्रोल कर पाता तब तुम्हें नहीं लगता कि उन बिस्टों की हेल्प से हम दोनों को मरवा डालता? हाँ? तो साले तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम बस उसको ऐसा ही जाने दोगे? नहीं ना, मैं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें सच्ची में डर लग रहा है ना तो तुम जा सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो घंटा भी नहीं जाने वाला, समझे? और वैसे भी उस बंदे को पकड़ने के बाद रोड पिल मेरा हो जाएगा। अगर तुमने बीच में अपना नाक घुसाया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या? वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से सीन चेंज होता है जंगल के बीच में, जहाँ पर लिटरली में शाम हो चुकी थी और सामने का नजारा देखकर अपना जो एमजे था ना वो भी पूरा का पूरा चौंका पड़ा था, क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक बहुत ही बड़ा सांप था और उसके ठीक बिल्कुल नीचे अपने एमजे में खड़े होकर बहुत ही गौर से बस उसको ही देखे जा रहा था। इधर मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि बाप रे ये सांप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और लगता है कि इसको बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा है। तभी दिखाया जाता है कि वो जो सांप था ना वो अपना खोल बदल रहा था, जिसके चक्कर में उसको भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो जा रही थी और चिल्लाता है, लिटरली में इसलिए बहुत ही जोरों से चिल्लाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि नहीं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है और लगता है कि जो आवाज मैंने जंगल के बाहर अगर सुनी थी ना वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि इसी की थी और सला इसी के चक्कर में लगता है कि सारे के सारे जानवर दहाड़ को सुनकर वहां से भागे जा रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये मोल्डिंग वाली सिस्टम ये रूप बदलने वाली सिस्टम बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है, पर पाइथन में इसका असर बहुत ही ज्यादा उल्टा होता है। रूप बदलने के समय ये सांप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन सला ये बकचोदी बहुत ही ज्यादा समय भी तो लेता है। मुझे पता है कि ये जो पाइथन है ना ये अपने मोल्डिंग के प्रोसेस के लिए लिटरली में बहुत ही सालों से लगा पड़ा होगा और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपना जो एमजे था ना वो भी खून की उल्टी कर देता है कि गजब, इसकी दहाड़ तो साला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं इंटरनली डैमेज भी हो गया। लेकिन हाँ, इस पाइथन को देखने के बाद मुझे एक बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि सांप का कल्टीवेशन लेवल अपने सीनियर सिस्टर जू से भी बहुत ही ज्यादा है। तकरीबन 7th नहीं यार 8 होगा या फिर शायद हो सकता है कि 9th लेवल पर हो, क्यूआई कंडीशन लेवल के पीक पर। तभी वहां से जाते हुए बोलता है कि खैर छोड़ो वो सब, ये जो कर रहा है ना उसको करने दो, फिलहाल के लिए मैं तो चला यहाँ से। और जैसा ही जाने ही वाला था तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक बहुत ही बड़ी सोट थी जो कि पहाड़ों के अंदर धसी पड़ी थी। एमसी सोचता है कि क्या फ्लाइंग सोड, ये तो फ्लाइंग सोड है ना, पर साला दिखने से तो ये बहुत ही ज्यादा एंशन लगती है और उसके बारे में कहीं पर जिक्र भी नहीं है। और हाँ सॉरी, वो तलवार पहाड़ के ऊपर नहीं बल्कि ये बोले कि सांप के शरीर के ऊपर गड़ा था। एमसी बोलता है कि ये तलवार सच्ची में बहुत ही ज्यादा पुराना है, लेकिन कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ वो पाइथन के बॉडी का हिस्सा भी बन चुका है। समझ गया, इस तलवार को बहुत सालों पहले किसी ने छोड़ दिया होगा, यही होगा। तभी अचानक से अपने गालों पर मारते हुए बोलते अरे नहीं यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ? भले ही वो तलवार कितना
कितना ही बड़ा टीचर क्यों ना हो, लेकिन उस सांप को मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला सकता और भागने लगता है कि खैर छोड़ो वो सब, मुझे जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आते हैं बहुत देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी मस्त आराम से एक पत्थर के ऊपर बैठकर कल्टीवेट किया जा रहा था। तभी हमें दो पैरों को दिखाया जाता है जो कि किसी और के नहीं बल्कि ये बोलो कि ये दोनों के दोनों बंदों के थे और साला इन लोगों की फटी पड़ी थी। लिटरली में बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। लेफ्ट वाला बोलता है कि साले अब बता अब कहाँ भागेगा तू। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी एक पिल को खाते हुए बोलता है कि क्या कहा भागूंगा, अरे नहीं यार अब मैं कहीं पर घंटा भी नहीं भागने वाला, समझे, क्योंकि अब मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। और ये सुनकर वो दोनों के दोनों बंदे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेफ्ट वाला बोलता है कि भाई सुनना मैं बहुत ही ज्यादा थका पड़ा हूँ, क्या तुम्हारे पास और भी पिल है क्या? दूसरा भी लाइक नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं है, यहाँ तक कि ये बोले कि मेरे पास खुद के खाने के लिए भी नहीं है। ओ तो ये बात है, यानी कि है ही नहीं, गजब। तभी अचानक से अपने एमसी को फुल गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का अगर दम है साले कमीने कहीं के जनरल स्टोर की औलाद तो भागना मत समझा। गुड, वैसे भी चिंता मत करो, नहीं भागूंगा क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे जितना तो नहीं है, इसलिए शायद मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। पर यह भी याद रखना कि एक जगह पर बिस्टों का बहुत ही बड़ा झुंड है, अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा करने के बारे में सोचा तो मैं डायरेक्ट जाकर उनके बीच में घुस जाऊंगा और इसी तरह से लुका छुपी का खेल स्टार्ट रहेगा। तो बोलो मेरा पीछा करना चाहोगे क्या? पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे मुझे पकड़ने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो इन 12 घंटों के बाद मेरा भी कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 5th पर पहुंच जाएगा। उसके बाद सच्ची कहता हूँ माँ कसम मैं तुम दोनों को यहाँ पर जंगल के बीच में दौड़ा कर जान से मारूंगा। और ये सुनकर उन दोनों में से एक तो लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है कि क्या कहा बे साले तूने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सब बोलने की? फिर क्या अचानक से चला भी जाता है और बोले भी जा रहा था कि चिंता मत कर, सेक्ट में एक न एक दिन तू जरूरी आएगा ना, तब मैं तुम्हें देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब आते हैं दूसरे वाले की ओर जो कि अपने एमसी के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि यार सुनो मैं तो बस यहाँ पर ड्रोट पिल के लिए आया था, मुझे तुम्हें मारने का घंटा भी कोई इंटेंशन नहीं था, समझे। और हाँ कैसा रहेगा कि हम लोग सेक्ट में लौटने के बाद अच्छे से बातचीत करें ताकि हम लोग अच्छे से दोस्त बन सके। तो बोलो क्या बोलते हो? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कांग्रेचुलेशन तो बोलना भूल ही गया, 5th लेयर के लिए एडवांस में बधाई हो। और ये बोलकर वो भी फाइनली वहां से निकल जाता है। जिसको इस तरह से जाता हुआ अपना एमसी भी बहुत ही गौर से देखे जा रहा था और वहीं पर लेट जाता है कि ओ माय गॉड, माँ कसम मैं तो साला बहुत ही ज्यादा थक गया। नाइस, लेकिन हाँ एक बात तो माननी ही पड़ेगी, अगर ये बंदे सच्ची में इसी तरह से मेरे पीछे लगे रहते ना तब तो समझ जाओ कि मेरा जनरल स्टोर का धंधा साला पूरे के पूरे तरीके से मंद पड़ जाता। तभी सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो भी साला बहुत ही गौर से उसी ड्रोट पिल को देखे जा रहा था और फाइनली अपने मिरर को भी निकाल लेता है कि चलो अब बारी है जादू करने की। फिर क्या, हाँ बिल्कुल, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।